आज जो है हम लोग जो मौर्य डायनेस्टी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना, मौर्य साम्राज्य के बारे में। हमने इससे पहले बौद्ध धर्म, जैन धर्म और महाजानपद काल के बारे में पढ़ा है, और सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में भी आप लोग को जल्द वीडियो अपलोड हो जाएगा, ठीक है ना, वहाँ तो आप इसको देखेंगे। और एक है रिक्वेस्ट है कि आपको अगर यदि लेक्चर अच्छा लगे तो आप चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि इससे हमें भी अच्छा लगेगा और आपको भी बहुत सारी जानकारियाँ मिलेगी, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। देखिए जो है मौर्य डायनेस्टी का इसका एक टाइम पीरियड हम लोग देखते हैं। तो ये कब से कब तक रहा, तो ये इसका जो है 321 से 185 बीसी, 321 बीसी से 185 बीसी तक ये रहा, ठीक है ना। इसका जो शासनकाल रहा कब तक है, 321 बीसी से 185 बीसी तक, ठीक है ना। ये अब हम लोग आते हैं कि मौर्य साम्राज्य के बारे में अभी इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे उसको जानिए, ठीक है। तो यहाँ की जो निर्माण के जो मौर्य डायनेस्टी के बारे में जो इतिहास बना है उसके स्रोत के बारे में पढ़े, कहाँ से हमको जानकारी मिली, ठीक है। फिर मौर्य शासक के बारे में पढ़ेंगे, जो मेन जो मौर्य शासक हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक कमान, अशोक के फिर अशोक का और उत्तराधिकारी, इनके बारे में पढ़ेंगे। ये 3 मेन है, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, राजनीति के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना, मौर्यकालीन राजनीति, ठीक है। फिर उसके बाद मौर्यकालीन समाज के बारे में पढ़ेंगे, और मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे, और संस्कृति एवं कला के बारे में पढ़ेंगे। उस समय की जो संस्कृति एवं कला जो डेवलप हुई, कोई विशेष हुई या पहले जैसे थी, उसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये एक छोटा पिक्चर है जो जिसमें दिखाया गया है कि मौर्य साम्राज्य का जो डायनेस्टी था कहाँ तक था। तो पीछे ये 3 जो दिखाए गए हैं जो दक्षिण भारत में, ये 3 इलाकों में, इसमें नहीं पहला था, ठीक है ना। तो ये एक है कि ये 3 जो डायनेस्टी है यहाँ, तो इसमें चोल, पांडे और चेरे, ठीक है ना। तो इसमें यहाँ जो था मौर्य डायनेस्टी यहाँ तक नहीं पड़ी थी, बाकी वो पूरे भारत में ये उन्होंने एक साम्राज्य स्थापित किया था। अभी का पाकिस्तान और अफगानिस्तान का इलाका भी इसमें शामिल था, ठीक है ना। तो इतिहास के निर्माण के स्रोत के बारे में हम लोग आगे पढ़ते, आगे हम लोग को देखने को मिलेगा। तो कैसे इनके बारे में जानकारी मिलती है, तो हम लोग देखते हैं, ठीक है। इतिहास के बारे में, इनके बारे में कैसे जानकारी मिलती है, तो 2 तरह के स्रोत यहाँ से मिलते हैं। एक है पुरातात्विक स्रोत, ठीक है, दूसरा साहित्यिक स्रोत, ठीक है ना। साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत, आप इसको ध्यान में रखिएगा। साहित्यिक स्रोत में 2 तरह के मिलते हैं, क्या, एक है देसी और दूसरा विदेशी, ठीक है ना। एक देसी और दूसरा क्या है, विदेशी। तो देसी में जो क्या है, इनको जो धार्मिक किताबें होती थी, जो धार्मिक पुस्तकें होती थी, ठीक है ना, उसके बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है ना। और उसके बाद जो विदेशी है, सिकंदर के समय के लेखक के बारे में, जो सिकंदर के समय के जो लेखक थे ना, उनके बारे में चूंकि पता होगी, सिकंदर के समय के जो और उसके बाद के जो उत्तराधिकारी हैं, और भारत के साथ उसके संबंध कुछ उन्होंने उनकी बेटी का ब्याह करवाया था, उनके जो सेल्यूकस निकेटर आए थे, ठीक है ना। तो इनके के साथ वो क्या होता है, जो उन्होंने अपने लेख में लिखा, अभिलेख में लिखा ना, उसके बारे में वहाँ से जानकारी मिलती है, ठीक है। मेगास्थनीज, ठीक है, और उत्तर मौर्योत्तरकालीन लेखक, ठीक है ना, मेगास्थनीज के बारे में जानकारी मिलती है। और साथ ही ना जो देसी में है ना, वो अर्थशास्त्र है। हमें पता है कि जो चाणक्य ने अपना अर्थशास्त्र जो पुस्तक लिखी थी, फिर से, ठीक है, उसको फिर से आप देखेंगे कि मेगास्थनीज ने अपना इंडिका पुस्तक लिखा था, और मुद्रा राक्षस ने क्या लिखा था, विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस लिखा था, ठीक है। तो इन सारी पुस्तकों से मौर्यकालीन समाज के बारे में, मौर्य काल के बारे में हमको क्या कुछ जानकारी मिलती है, ठीक है ना। पुरातात्विक स्रोत में क्या है, सिक्के से मिलते हैं, उत्खनन जो किए गए हैं, जो भी मिले हैं, ठीक है ना, कुछ औजार मिले हैं या बर्तन मिले, उससे हम जानकारी करते हैं। मृदभान से, फिर से अभिलेख से, ठीक है। मृदभान किस किस्म का था, NBPW, ठीक है ना, इसको याद रखिएगा, NBPW, ठीक है ना, इसको। फिर अभिलेख की जो है कैसा था, तो अशोक के पूर्व अभिलेख और अशोक के अभिलेख, ठीक है ना। अभिलेख भी 2 तरह के, अशोक के पहले का अभिलेख और अशोक ने जो बनवाया उसके अभिलेख, ठीक है। तो याद रखिए, इतिहास की जो स्रोत मिलते हैं यहाँ 2 तरह, साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोत में क्या है, धार्मिक के जो पुस्तकें थी यहाँ की, ठीक है ना, उसके बारे में जानकारी मिलती है। साथ ही जो ये जो चाणक्य द्वारा अर्थशास्त्र लिखे गए थे, विशाख दत्त द्वारा मुद्रा राक्षस लिखी गई थी, ये देसी। विदेशी में क्या है, मेगास्थनीज ने अपनी इंडिका लिखी थी। सिकंदर के समय और सारे लेखक आए थे जो उन्होंने लिखा था, और मौर्योत्तरकालीन जो लेखक इनके बारे में लिखे हैं उससे जानकारी मिलती है, ठीक है। और पुरातात्विक स्रोत की से कैसे जानकारी मिलती है, तो इसको सिक्के से मिलते हैं, उत्खनन और मृदभांड से, ठीक है ना, और अभिलेख से, ठीक है ना। अभिलेख इसमें इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, इसको याद रखिएगा। अभिलेख में 2 तरह का मिलता है, क्या, एक अशोक के पहले का अभिलेख और एक अशोक का अभिलेख, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। साहित्यिक स्रोत में आप थोड़ा देखिए, देसी साहित्य क्या है, इसके बारे में क्या है थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। गैर धार्मिक स्रोत क्या है, इसमें थोड़ा सा गैर धार्मिक
गैर धार्मिक स्रोत में क्या बताया गया, थोड़ा सा मुझे देखो। पहला था अर्थशास्त्र, ठीक है ना, इसकी रचना कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त ने की थी। ये सारे उनके ही नाम थे, ठीक है ना, चाणक्य के ही नाम थे, कौटिल्य, विष्णुगुप्त, और भी आपको मिलेगा, ठीक है ना। ये यह संस्कृत के साहित्य है, संस्कृत साहित्य है। यह 15 अधिकरण तथा 180 प्रकरण में बटा है, ये जरूर याद रखना है। 15 अधिकरण और 180 प्रकरण में बटा है, ठीक है ना। आर शर्मा शास्त्री ने 1905 में मैसूर से इसे प्राप्त किया था। किसने प्राप्त किया था? 1905 में मैसूर से प्राप्त किया था आर शर्मा ने, ठीक है ना, ठीक है। आर शर्मा ने किससे प्राप्त किया था? कहाँ से? मैसूर से इसे प्राप्त किया था, ठीक है। हाँ, इनका देखिए, पहले ये अर्थशास्त्र किसने लिखा? कौटिल्य ने। इनका ही दो नाम चाणक्य और विष्णुगुप्त मिलता है, और भी नाम इनको मिलता है, आपको आगे देखिएगा तो मिलेगा, ठीक है ना। ये और ये कितने भागों में बटा, इसको याद किया, 15 अधिकरण और 180 प्रकरण में बटा है, ठीक है ना, इसको याद रखना जरूरी है। और 1905 में मैसूर से इसे प्राप्त किया गया था, ठीक है ना। 1905 से कहाँ से प्राप्त किया गया था? मैसूर से। अर्थशास्त्र की मूल विषय राजनीति है, ठीक है ना। इसमें जो अर्थशास्त्र की जो आपको पुस्तक लगता है ना कि ये इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, लेकिन ये मूल विषय राजनीति और लोक प्रशासन पर डिपेंड, ठीक है ना। ये इसको देखेंगे, मूल विषय क्या है? राजनीति है। इसमें राज्य को जीतने, उसे बनाए रखने तमाम दांव पेच दिए गए हैं। इस पुस्तक से मौर्यों के राजनीति, प्रशासन, कर व्यवस्था, विदेश नीति, समाज और संस्कृति आदि पर बहुत महत्वपूर्ण प्रकाश पड़ता है। तो उस समय की जो है ना, वहाँ की राजनीति, प्रशासन और कर व्यवस्था, विदेश नीति के बारे में क्या होता है, तो इससे अच्छी जानकारी, और समाज के बारे में इससे जानकारी पर्याप्त मात्रा मिलती है, ठीक है ना। तो अभी पर हम लोग आगे चलते हैं। इन्होंने अर्थशास्त्र में सप्तांग सिद्धांत के लिए वर्णन किया। सप्तांग सिद्धांत जो राज्य के लिए 7 आवश्यक तत्व माने, ठीक है ना। सप्तांग सिद्धांत ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार पूछ देता है कि ऑनलाइन वो आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि जो है ना, इसमें से कौन है जो सप्तांग सिद्धांत के भाग नहीं थे, ठीक है ना। चाणक्य के सप्तांग सिद्धांत के भाग नहीं थे, ये कौन है जो है, ये इसमें एक में सीडीएस के एग्जाम्स में एक बार पूछा था, ठीक है ना। तो आप लोगों को इसको अच्छे से याद रखना है, ठीक है ना। पहला है राजा, ठीक है ना। दूसरा आमत्य, देखिए राजा होगा और उसको चलाने के लिए मंत्री होना चाहिए उसके, क्योंकि पूरा राजा हर चीज को कंट्रोल नहीं कर सकता है, ठीक है ना। फिर उसके मंत्री, फिर उसके जनपद, ठीक है ना, नागरिकों क्षेत्र होना चाहिए, ठीक है ना, ये तो अनिवार्य है। फिर उसके बाद जो खजाना है, कोष है, ठीक है ना, वो होना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है? दुर्ग, जो किला, ठीक है ना, बल, सेना और मित्र, सहयोगी, ठीक है ना। तो इसके बारे में इसको जानकारी मिलती है, ठीक है ना। देखिए सप्तांग सिद्धांत में कितनी चीजों को मिलती है? 7। स्वामी की जानकारी मिलती है, अमत्य की जानकारी मिलती है, जनपद की मिलती है, कोष की मिलती है, दुर्ग की मिलती है, बल की मिलती है और मित्र, ठीक है ना, इसकी जानकारी मिलती है। आगे हम लोग चलते हैं। मुद्रा राक्षस है, विशाखदत्त लिखित गुप्तकालीन मुद्रा। दूसरी सी जानकारी, पहले तो हमको अर्थव्यवस्था से मिला, जो उसने लिखा था, अर्थशास्त्र से जो चाणक्य जी ने लिखा था। दूसरी जो जानकारी मिलती है वो मुद्रा राक्षस है, विशाखदत्त द्वारा लिखी गई है, ठीक है ना, गुप्तकालीन रचना है, ठीक है ना, गुप्तकालीन रचना है। चंद्रगुप्त और चाणक्य की कहानी इसी में है। चंद्रगुप्त और चाणक्य की कहानी जो पुस्तक है ना, ये इसी में है, ठीक है ना। इसको याद रखिए, किसमें? मुद्रा राक्षस में। सॉरी, मुद्रा राक्षस द्वारा जो मुद्रा राक्षस पुस्तक में विशाखदत्त ने इनको लिखा था, ठीक है ना। ये कब की है? गुप्तकालीन रचना, ठीक है ना। ये इसको याद रखिए। अगला है सी नंबर है 10 कुमार चरित, ठीक है ना। ये क्या है? 10 कुमार चरित, ये दंडिन की रचना, ठीक है ना, दंडिन की रचना। 10 कुमार चरित किसकी रचना है? दंडिन की रचना। इसमें पाटलिपुत्र के 10 कुमारों की चर्चा, पाटलिपुत्र के कितने कुमारों की चर्चा है? 10, ठीक है ना। पाटलिपुत्र के 10 कुमारों की चर्चा है, इसको याद रखिए। 10 कुमार चरित क्या है? 10 कुमार चरित, यह दंडिन की क्या है? रचना है। किसकी रचना है? याद रखिए कि ये दंडिन की रचना है, और इसमें 10 कुमारों की मतलब 10 राजाओं के बारे में समझिए जानकारी मिलती है। अगली जो पुस्तक है राजतरंगिणी, ठीक है ना, राजतरंगिणी कश्मीर के लेखक कलहन ने रचना किया था, ठीक है, 1200 ईस्वी में, ठीक है ना, इसको याद रखना है। कौन सी पुस्तक है? राजतरंगिणी, ठीक है। कौन सी पुस्तक है? राजतरंगिणी। जो किसी किन्होंने लिखा था? कलहन ने लिखा था। ये कश्मीर के जो लेखक, कश्मीर के लेखक थे, ठीक है ना। ये तो अब आते हैं धार्मिक स्रोत पर। देखिए उसमें आपको देखिए जो गैर धार्मिक स्रोत है, पहला हुआ अर्थशास्त्र, दूसरा मुद्रा राक्षस, तीसरा 10 कुमार चरित जिन्होंने दंडिन ने लिखा था, और अगला है राजतरंगिणी जिसे कलहन ने लिखा था, ठीक है ना। ये आगे चलते हैं। जो क्या होता है धार्मिक स्रोत में? धार्मिक स्रोत में आप देखते तो मौर्यों की उत्पत्ति, देखिए इसमें बताया गया है। इसमें देखिए आपको कई 3 चीज है, ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य, 3 चीज आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। धार्मिक स्रोत प्लस जो मौर्य की उत्पत्ति के बारे में, सॉरी धार्मिक स्रोत के बारे में क्या कहाँ से जानकारी मिलती है? ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य में, ठीक है, इसको याद रखना। ब्राह्मण साहित्य में है 2 है, ठीक है, इसको धर्मसूत्र और पुराण, ठीक है ना, इसको याद रखिए, धर्मसूत्र और पुराण, ठीक है ना। मौर्य इसमें बताया गया, पुराण बताया कि मौर्य क्या थे? शूद्र थे, इसको याद रखिए। मौर्य क्या बताया गया? ये शूद्र थे।
आपको पता होगा कि 4 वर्णों में बांटे गए थे समाज को, उसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो ये इसको शूद्र में इसको मानते हैं ब्राह्मण। देखिए इसमें इसमें इनके बारे में कहाँ से, जो ब्राह्मण साहित्य में कहाँ से जानकारी मिलती है? धर्मसूत्र और पुराण में। बौद्ध साहित्य में कथा कथा वथु, ठीक है ना, कथा वथु, मोघालीपुत्र से लेकर, जो क्या है ना, मोघालीपुत्र नहीं सुने, कथा वथु, ठीक है ना, कथा वथु। और एक दूसरी है मिलन पिनहु, सॉरी मिलिंद पनहु, ठीक है ना, मिलिंद पनहु, ठीक है ना। ये मोर के बाद की जानकारी है, ठीक है ना, मोर के बाद की जानकारी, जिसकी रचना नागसेन ने की है, ठीक है ना। और यहाँ से एक जातक कथाएं की भी जानकारी मिलती है, जो बुद्ध साहित्य में जातक कथाएं, बुद्ध के पूर्व के जन्म की जो कथाएं हैं, इसमें इसके बारे में इसको मिलती है, ठीक है ना। लगभग 500 BC से 500 AD तक के बारे में वहाँ इसके बारे में चर्चा की गई है। आगे है जैन साहित्य। जैन साहित्य में क्या है? कल्पसूत्र से मिलता है, जिसके लेखक भद्रबाहु थे, ठीक है ना, कल्पसूत्र। और अगला है जो परिशिष्ट पर्वन से जानकारी मिलती है, जो हेमचंद्र ने लिखा था गुजरात में, ठीक है ना, परिशिष्ट पर्वन, ठीक है ना। तो ये इसको याद रखिएगा। और देखिए जो मिलिंद पिनहु के जो रचना की थी, वो बताते थे कि मौर्य क्या थे? क्षत्रिय थे, ठीक है ना। देखिए आपको अभी यहाँ मिला जो धार्मिक स्रोत है। धार्मिक स्रोत में 3 स्रोत, ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य। ब्राह्मण साहित्य में आपको 2 चीज कहाँ से जानकारी मिलती है? धर्मसूत्र और पुराण से। पुराण में इसमें उल्लेख किया गया कि वे क्या थे? शूद्र थे, ठीक है ना। और दूसरा है बौद्ध साहित्य। बौद्ध साहित्य में भी 3 चीजों से मिलती है, कथा और जो जिसे मोगालीपुत्र ने लिखा था, और मिलिंद पनहु जिसे नागसेन ने लिखा था, और जातक कथा, ठीक है ना, जो बुद्ध के 500 BC से लगभग 500 AD तक के बारे में, ये उस समय के समाज के बारे में वर्णन मिलता है, ठीक है ना, जातक कथाओं, ठीक है। और फिर तीसरा जो आता है हमारा जैन साहित्य, इसमें कल्पसूत्र से, जिसे भद्रबाहु ने लिखा था, और एक है दूसरा जो परिशिष्ट पर्वन, हेमचंद्र, इसे 1200 ईस्वी गुजरात में लिखा गया था, ठीक है ना, हेमचंद्र द्वारा। तो इसके बारे में मेरी क्या होती है? जानकारी मिलती है, ठीक है ना, इन साहित्यों से। अब हम लोग आगे चलते हैं, विदेशी साहित्य के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। विदेशी विवरण के बारे में हमें कहाँ से जानकारी मिलती है, इसको हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। विदेशी जो विवरण है, सिकंदर के समकालीन जो लेखक हुए, देखें, एरिस्टोबुलस, ठीक है ना, नियार्कस और एनासीक्रिटस, ठीक है ना। इसके बारे में इसको सिकंदर के जो समकालीन लेखक हुए, एरिस्टोबुलस, नियार्कस और एनासीक्रिटस, ठीक है ना। इसको आप इनकी विदेशी विवरण में इनके बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है ना। हाँ, दूसरा मेगास्थनीज की जो इंडिका थी, मौर्य उत्तरकालीन की जो है, प्लिनी, स्ट्रैबो, प्लूटार्क, जस्टिन, एरियन, इनके जो लेखक हैं, इनके बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है। तो देखिए जो विदेशी विवरण है, जो है सिकंदर के जो समकालीन है लेखक थे, एरिस्टोबुलस, नियार्कस और एनासीक्रिटस, ठीक है ना, एरिस्टोबुलस, नियार्कस और एनासीक्रिटस के से जानकारी मिलती है। फिर दूसरा है मेगास्थनीज, ठीक है ना, मेगास्थनीज। और मौर्य उत्तरकालीन के बारे में जो और हैं, जो प्लिनी, स्ट्रैबो, प्लूटार्क, जस्टिन, एरियन से भी इनके बारे में जानकारी मिलती है। ये 4 लेखकों ने इनके बारे में कुछ लिखा है, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा देखते हैं आगे। मेगास्थनीज की इंडिका। मेगास्थनीज सीरिया के शासक, ठीक है ना, सीरिया के शासक सिकंदर का उत्तराधिकारी सेल्यूकस निकेटर का राजदूत, ठीक है ना। वो किसका राजदूत था? सेल्यूकस निकेटर, ठीक है ना, सीरिया के शासक था। ये याद रखें, सीरिया के शासक सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। यह 304 से 299 BC के बीच पाटलिपुत्र आया था, ठीक है ना। 304 से 299 के बीच कहाँ आया था? पाटलिपुत्र आया था। उसकी पुस्तक इंडिका मौर्य इतिहास का एक महत्वपूर्ण स्रोत है, ठीक है ना। जो पुस्तिका जो इंडिका है, उसमें मौर्य इतिहास का महत्वपूर्ण स्रोत है। विशेष रूप से यह मौर्यों के नगर एवं सैन्य प्रशासन की सूचना देता है। यह पाटलिपुत्र की बसावट, क्षेत्रफल की भी जानकारी देता है, ठीक है ना। मेगास्थनीज कहता है कि नगर प्रशासन 5 सदस्यों वाली 6 समितियों द्वारा क्या होता था? चलाया जाता है, ठीक है ना। इसी प्रकार 5 सदस्यों की 6 समितियों द्वारा सैन्य प्रशासन पर चलाने की भी बात करता है। मेगास्थनीज की इंडिका की कई सीमाएं भी हैं, जैसे वो कहता है कि भारत में आकार नहीं पड़ता है, दास प्रथा नहीं है, भारत में 7 जातियां हैं, ठीक है ना। आगे देखिए, उन्होंने बहुत सारे जो अपने अनुसार कुछ जो देखा होता है ना, कि जो आंख से देखा उनको, मान लो कि गरीबी नहीं देखी, तो उस समय जब आया था अकाल नहीं पड़ा, तो उन्होंने वर्णन कर दिया कि हाँ अकाल नहीं पड़ता है, तो ऐसा कुछ उन्होंने लिखा, ठीक है ना। तो इनके बारे में जो है ना, देखिए पहली बात इनके मेगास्थनीज की जो इंडिका है, वो सीरिया के शासक तो थे, सेल्यूकस निकेटर, ठीक है ना। उनके क्या थे? राजदूत थे, ठीक है ना, उनके राजदूत थे। और यह 304 से 299 सॉरी ना BC, 304 BC से 299 BC के बीच पाटलिपुत्र आए, ठीक है। इसको याद रखिए, 304 से 299 के बीच। और अपनी जो उसमें है ना, मौर्य शासन के बारे में, उसके इतिहास का वर्णन करते हैं, और नगर और उसके बारे में, जो नगर की संरचना है और सैन्य की प्रशासन है, उसकी सूचना देते थे, ठीक है। और खास बात है, जो
यह पाटलिपुत्र की बसावट और क्षेत्रफल की भी जानकारी देते हैं, ठीक है ना। और बताते हैं कि नगर प्रशासन कैसे चलाया जाता था उनके बारे में। 6 समिति वाले जो वो बताते हैं समिति के बारे में कि 5 सदस्यों वाली 6 समितियां चलाते थे, वैसे ही जो सैन्य शासन था उसमें 5 सदस्यों वाला 6 समितियां ही चलाती थी, ठीक है ये। और इसमें कुछ खामियां भी है, जैसे वो अकाल के बारे में बोलते हैं कि हाँ अकाल नहीं पड़ता है, दास पड़ता नहीं है, तो इसके बारे में भी। और भारत में 7 जातियां हैं ऐसे उन्होंने उल्लेख किया जो इनकी कुछ खामियां थी, ठीक है ना ये। अब आते हैं अगला, ये है पुरातात्विक स्रोत, ठीक है ना। क्या है, हम लोग पढ़ते हैं पुरातात्विक स्रोत, ये ठीक है। पुरातात्विक स्रोत में हमें क्या मिले थे, हम लोग देखते हैं पुरातात्विक स्रोत में पहला है अभिलेख। अब जो अशोक के पूर्व के अभिलेख पढ़े में हम लोग थोड़ा सा जानेंगे, अशोक के पूर्व के अभिलेख जो है उनके बारे में, ठीक है। तो अभी जो है अशोक के अभिलेख भौतिक वस्तुओं पर लिख, ठीक है ना, भौतिक वस्तुओं पर लिख, पहाड़ी पर, स्तंभ पर, कलश पर, ताम्रपत्र पर, ठीक है ना। देखिए अभिलेख कहाँ कहाँ मिले हैं, पहाड़ी पर, ठीक है ना, पहाड़ों पर, पत्थरों पर लिखवा देते, पहाड़ के पत्थरों पर, फिर स्तंभ पर, ठीक है ना, फिर कलश पर और ताम्रपत्र पर। उससे हमें क्या मिलती है, कुछ जानकारी मिलती है। इसके तहत 3 महत्वपूर्ण लेख आते हैं। अशोक के पूर्व लेख सभी प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में, सभी प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में, ये याद रखना। किस भाषा में, सभी प्राकृत भाषा और वो ब्राह्मी लिपि में, ठीक है। पहला है पिपरावा लेख, कहाँ है, बस्ती यूपी। पिपरावा लेख कहाँ है, बस्ती यूपी। दूसरा महास्थान लेख और तीसरा सोहगौरा लेख, ठीक है ना। ये अशोकपुर है, पिपरावा लेख, ठीक है ना, महास्थान लेख और सोहगौरा लेख। पिपरावा कहाँ है, यूपी के बस्ती में, ठीक है। यूपी का बस्ती डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ है, ठीक है ना, पिपरावा लेख। और दूसरा महास्थान लेख है, बोगरा है, ठीक है, बांग्लादेश के पत्थर पर, ठीक है ना, बांग्लादेश में अभी है। महास्थान का है, महास्थान ये जो है महास्थान लेख कहाँ मिला, बोगरा, ये क्या है, बांग्लादेश में अभी है। सोहगौरा कहाँ है, गोरखपुर यूपी में, ठीक है ना, सोहगौरा गोरखपुर यूपी में, ठीक है ना। और ताम्रपत्र पर साथ ही अन्ना, देखिए इन दोनों से ना, महास्थान और गोरखपुर से, इन दोनों में अकाल के समय मौर्य सॉरी एक मिनट, इन दोनों में अकाल के समय मौर्य अधिकारियों के राहत कार्य के लिए निर्देश दिए गए थे, ठीक है। तो जो अकाल के समय था ना, इसमें सोहगौरा में और महास्थान लेख में, कि उस समय में जो था उनमें राहत कार्य के लिए क्या दिए गए, निर्देश दिए गए थे, ठीक है ये। और पिपरावा लेख में क्या बताया गया था, एक कलश पर उत्कीर्ण है, ठीक है। पिपरावा लेख किस पर, कलश पर उत्कीर्ण है, इसमें स्तूप की पूजा की जाती है, पूजा की चर्चा है, ठीक है ना। इसमें किसकी चर्चा, स्तूप पर पूजा करते थे उसकी चर्चा। दूसरा भारतीय उपमहाद्वीप में पढ़ा जाने वाला यह सबसे प्राचीन लेख है। तो भारतीय उपमहाद्वीप में पढ़ा जाने वाला क्या है, सबसे प्राचीन लेख कौन है, पिपरावा का लेख, ठीक है ना। ये कहाँ मिला है, यूपी बस्ती से, ठीक है ना, इसको याद रखना है। और देखिए 3 चीज मिले हैं, पिपरावा लेख, महास्थान लेख, सोहगौरा लेख, कहाँ से मिला आपको ये याद रखना है, ठीक है ना। ये आगे हम लोग चलते हैं, अब अशोक का अभिलेख पढ़ते हैं, ठीक है। अशोक के अभिलेख में क्या पढ़ते हैं, ठीक है। अशोक का अभिलेख है सिक्के, देखिए यहाँ से जो सिक्के मिलते हैं मौर्य काल में ही पिछले कालों के भांति आहत सिक्के प्रचलित है, ठीक है। आहत सिक्के ही प्रचलित है, यहाँ भी देखिए महाजनपद काल में भी कुछ सिक्के मिलते थे जो श्रवणिक चलाते थे लोग, तो और जो नंदवंश ये आया था बीच में, जो मौर्य से पहले जो शासक चला रहे थे, वहाँ आहत सिक्के चल रहे थे, ठीक है ना। आहत सिक्के क्या आते थे कि कोई पत्थर का, कोई लोह के पर कोई सी का टुकड़ा लेकर और उस पर किसी चीज का चित्र का लेकर दाब देते थे, जैसे पक्षी का चित्र से बना हो उस पर दाबते थे ना, तो उसको चित्र उखड़ जाता था, उसी को बोलते थे आहत सिक्के। इसी कोई किसी खास तरीके का नहीं बनाता था ये, और गोलाकार चौकोर ये कैसे बनते थे, ठीक है ना, ठीक है ना। ये बिना किसी लगभग मापदंड के ही बनते थे ये, इसके ये क्या आहत सिक्के बस याद रखिए। उत्खनन रिपोर्ट है कि पाटलिपुत्र, तक्षशिला और आदि स्थलों से की खुदाई से मौर्य काल की अनेक जानकारियां प्राप्त हुई है, ठीक है। पाटलिपुत्र और तक्षशिला और आदि की खुदाई से कहाँ है, मौर्य काल के बारे में अनेक जानकारियां प्राप्त हुई है, इसके बारे में आप लोग याद रखिए, ठीक है ना। अशोक का अभिलेख क्या है, एक है, थोड़ा सा देख लीजिए अशोक का अभिलेख के बारे में क्या है, आगे हम लोग पढ़ने को मिलेगा। लेकिन यहाँ देखिए सिक्के के बारे में क्या मिला है, यहाँ भी सिक्के कैसे प्रचलित है, तो हाथ सिक्के प्रचलित है, ठीक है ना। उत्खनन रिपोर्ट कहाँ से, जो पाटलिपुत्र तक्षशिला से ये खुदाई करके कुछ जानकारियां प्राप्त की है, ठीक है। अब जो हम लोग पढ़ेंगे मौर्य शासक के बारे में, ठीक है। मौर्य शासक के बारे में हम लोग देखते हैं। तो पहला जो इसमें जो शासक हुए मौर्य डायनेस्टी में, वो हुए चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है ना, चंद्रगुप्त मौर्य। ये देखिए ये राज्य के संस्थापक थे और विजय एवं युद्ध की इन्होंने क्या किया उनके बारे में पढ़ेंगे और उनकी नीतियां के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। अभी राज्य के संस्थापक में चंद्रगुप्त मौर्य राज्य का संस्थापक था। वो सर्वप्रथम उसने पश्चिमोत्तर क्षेत्र में अपनी शक्ति बढ़ाई, ठीक है ना, पश्चिमोत्तर की कबायलियों की सेना में भर्ती करके, इसलिए उसकी सेना में को विदेशी डाकुओं का गिरोह कहते हैं, ठीक है ना। उसने अपनी सेना में किनको भर्ती कराया, तो जो पश्चिमोत्तर के जो कबायली थे
उनको करा, इसीलिए उसको क्या कहते हैं, विदेशी डाकुओं का गिरोह, ठीक है ना, इसको याद रखिए। यूनानी लोग बोलते हैं, यूनानी, उसमें चूंकि ज़्यादातर लोग यूनानी लोग थे तो इसीलिए उसको क्या कहते हैं, विदेशी डाकुओं का गिरोह कहा जाता है, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं, उसके बारे में विजय एवं युद्ध उन्होंने जो किया उनके बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने विभिन्न क्षेत्रों में की विजय की। प्लूटार्क लिखता है कि उसने 6 लाख की सेना द्वारा समस्त भारत को रौंद डाला, ठीक है ना, उसके पास 6 लाख की सेना थी, ठीक है। इसी प्रकार जस्टिन कहता है कि पश्चिमोत्तर में सिकंदर द्वारा विजित क्षेत्र चंद्रगुप्त मौर्य के नेतृत्व में पुनः स्वतंत्र हो गए। जो सिकंदर ने, जिसको आपको पता होगा कि जब तक्षशिला वो आए थे चाणक्य जी ने घनानंद के पास की ये लेकर, और पेशावर को उन्होंने, पेशावर तक पहुंच गया था, इन सारे को उन्होंने अपने कब्जे में कर लिया था। इन सारे को पुनः उन्होंने क्या कर लिया, फिर जीत लिया चंद्रगुप्त मौर्य ने, ठीक है, जो जिसे सिकंदर ने पहले जीता था, ठीक है। ये यूनानी ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंट्रोकोटस कहा है, ये याद रखना है। यूनानी ने किसको, मौर्य चंद्रगुप्त को क्या कहा है, सेंट्रोकोटस। ये कई बार पूछा जाता है, ठीक है ना। सेंट्रोकोटस किसका नाम था, तो चंद्रगुप्त मौर्य का। इसका नामकरण किन्होंने दिया, तो यूनानियों ने दिया, ठीक है ना। ये पूछा जाता है, ठीक है ना, तो इसको याद रखिएगा। चलिए हम लोग आगे थोड़ा सा देखते हैं। सेलुकस से युद्ध होता है 305 बीसी में, ठीक है ना। सेलुकस से युद्ध होता है 305 बीसी में। सिंधु पार के इलाकों पर नियंत्रण के लेकर सेलुकस निकट तथा चंद्रगुप्त के बीच युद्ध प्रारंभ हो गया, ठीक है ना। इसकी चर्चा एपियानस ने की, इसकी चर्चा किसने की, एपियानस ने की। युद्ध में चंद्रगुप्त विजेता बना और दोनों के बीच महत्वपूर्ण संधि हुई जिसमें निम्न बातें शामिल थी, ठीक है। 305 बीसी में जो क्या था, सिकंदर के ही जो उत्तराधिकारी थे सेलुकस, ठीक है ना, वो और इनके चंद्रगुप्त मौर्य के बीच क्या हो जाता है, युद्ध होता है, ठीक है ना। और इसकी चर्चा कौन करते हैं, एपियानस, ठीक है ना। और चंद्रगुप्त इसमें जीतता है और उनमें कुछ संधियां होती है, ठीक है ना। क्या है, देखिए इसमें जो बातें शामिल थी इसको याद रखना है। सेलुकस ने चंद्रगुप्त को सिंधु पार के 4 क्षेत्र प्रदान किए। जो सिंधु पार के क्षेत्र है 4 क्षेत्र उसको दे दिए, ठीक है ना। पहला कौन, एरिया, वर्तमान में जिसको हेरात बोला जाता है, ठीक है ना, एरिया। दूसरा जेड्रोसिया, ठीक है ना, जेड्रोसिया जिसको बलूचिस्तान कहा जाता है, ठीक है ना, ये। और तीसरा अराकोसिया जिसको गंधार कहा जाता है, ठीक है। और चौथा, तीसरा अराकोसिया, चौथा है पेरोमिसदाई, ठीक है ना, पेरोमिसदाई, ठीक है ना, पेरोमिसदाई, ठीक है ना। ये काबुल कहा जाता है, उस समय उसका प्राचीन नाम था, ठीक है। थोड़ा सा जो पहली बार इसको कुछ चीज नया लगता है ना, तो पढ़ने में थोड़ा सा जटिल दिखता है, तो आदमी थोड़ा सा गड़बड़ा जाता है, चलिए कोई बात नहीं। देखिए सेलुकस ने चंद्रगुप्त मौर्य को सिंधु पार करके कौन से 4 क्षेत्र प्रदान किए थे, तो आपको याद रखना है। एरिया जिसको अभी वर्तमान नाम क्या है, हेरात। दूसरा है जेड्रोसिया जिसका अभी का नाम क्या है, बलूचिस्तान, ठीक है ना। और अराकोसिया जिसका वर्तमान नाम क्या है, गंधार। और पेरोमिसदाई जिसका वर्तमान नाम क्या है, काबुल। इसको याद रखिए, एरिया, जेड्रोसिया, पेरोमिसदाई और अराकोसिया, ठीक है ना, अराकोसिया, ठीक है। किसी को दिक्कत, सबका ये नाम भी याद रखना है और किसको अभी क्या कहा जाता है वो भी याद रखना है। गंधार किसका नाम था, बलूचिस्तान किसका नाम था वर्तमान, ये भी। अब हम लोग आगे चलते हैं। चंद्रगुप्त ने सेलुकस को 500 हाथी उपहार में दिए। कितने हाथी उपहार में दिए, 500 हाथी, ठीक है ना। चंद्रगुप्त ने सेलुकस को कितने हाथी उपहार में दिए, 500। इसको याद रखना। एक ग्रीक राजकुमारी हेलेना और कर्नेलिया का विवाह किससे हो गया, चंद्रगुप्त से हो गया, ठीक है ना। एक ग्रीक राजकुमारी जो ईरानी राजकुमारी थी, ठीक है ना, कर्नेलिया हेलेना जिसका कर्नेलिया भी नाम मिलता है, उनका विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से हुआ। संधि के तहत मेगास्थनीज के पाटलिपुत्र के दरबार में भेजा गया। संधि के तहत मेगास्थनीज को किसमें भेजा गया, पाटलिपुत्र दरबार में भेजा गया। उसी समय ये आए थे, ठीक है ना। देखो इनके बाद जो संधि होती है उसको याद रखना है। सेलुकस ने चंद्रगुप्त मौर्य को सिंधु के 4 क्षेत्र दिए थे, एरिया, जेड्रोसिया, अराकोसिया और पेरोमिसदाई। दूसरा है चंद्रगुप्त ने सेलुकस को 500 हाथी उपहार में दिए। पता है कि मगध क्षेत्र में हाथी का बहुत ये था, ठीक है ना, इसीलिए वो मजबूत भी था उसमें मगध डायनेस्टी। तीसरा एक कारण उसमें से था मजबूत में। तीसरा है एक ग्रीक राजकुमारी जो हेलेना का विवाह है चंद्रगुप्त के साथ हुआ था, ठीक है ना। ये संधि के तहत मेगास्थनीज पाटलिपुत्र दरबार में भेजा गया, ठीक है ना। ये आगे है जो हम लोग इनकी नीतियों के बारे में पढ़ते हैं। तो चंद्रगुप्त एक उदारवादी शासक था ये, ठीक है। उसकी राजनीति व प्रशासन की नीतियाँ प्रजा हितैषी थी, ठीक है ना, प्रजा हितैषी। धार्मिक मामले में वो काफी उदार था, ठीक है ना, वो प्रजा हितैषी था। देखिए उदारवादी व्यक्ति था वो, और वो प्रजा के प्रति सहानुभूति रखने वाला इंसान था, ठीक है ना। तो धार्मिक मामलों में वो काफी उदार थे, ठीक है ना। चंद्रगुप्त मौर्य और जैन धर्म के बारे में हम लोग देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी थे, इसको याद रखिए। चंद्रगुप्त जो क्या थे, किनका अनुयायी थे, जैन धर्म का अनुयायी थे। उनके संरक्षण में प्रथम जैन संगति पाटलिपुत्र में हुई थी। अंतिम समय में उसने अपनी पुत्र बिंदुसार को राजगद्दी दे दी तथा भद्रभाव के साथ दक्षिण चले गए और श्रवण बेलगोला मैसूर के पास, ठीक है ना, वहाँ उन्होंने संलेखना विधि, ठीक है ना, अन्न जल त्याग। हाँ, एक होता है जैन धर्म में विधि होता है कि धीरे आदमी जो एक अवस्था में क्या होता है, अन्न जल त्याग देते हैं, जिससे कि आप नहीं खाएंगे और ये करेंगे तो नहीं पानी पिएंगे तो बहुत लंबे समय तक जीवित नहीं रह सकते। उनके बाद वो मोक्ष की प्राप्ति करते हैं, मतलब उनका निर्वाण प्राप्ति हो जाता है। उसने संलेखना विधि द्वारा मृत्यु प्राप्त किया, ठीक है।
श्रवण बेलगोला जैनियों का महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। यहाँ जैन संत बाहुबली की विशालकाय संगमरमर की प्रतिमा स्थापित है। ठीक है, पूर्व मध्यकाल में चामुंडराय द्वारा इसे स्थापित किया गया। इसमें याद रखना है कि किसने इसको बनाया था, तो चामुंडराय ने। ठीक है, और संगमरमर की प्रतिमा कहाँ, बाहुबली गोमतेश्वर। ठीक है ना, संत बाहुबली। ठीक है ना, गोमते एक कई बार बोलता है गोमतेश्वर की मूर्ति किससे संबंधित है, जैन तीर्थ स्थल। ठीक है ना, इसको याद रखना है। श्रवण बेलगोला में 12 वर्ष पर एक महत्वपूर्ण जैन त्यौहार मनाया जाता है जिसे महामस्तकाभिषेक कहा जाता है। महामस्तकाभिषेक कहा जाता है। ठीक है ना, महामस्तकाभिषेक कहा जाता है, ये इसको याद रखना। श्रवण बेलगोला में 12 वर्ष पर क्या है, एक महत्वपूर्ण जो त्योहार मानता है उसको क्या बोला जाता है, महामस्तकाभिषेक। ठीक है, ये तो देखिए थोड़ा सा हम इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, उन्होंने उनकी जो नीति है तो दरबारी थी, और जैन धर्म पर उनकी जो क्या नीति थी, अनुयायी थे। तो जैन धर्म के अनुयायी थे, और उन्होंने उनके संरक्षण में पाटलिपुत्र में भी जो पहला जैन संगीति हुआ था, और लास्ट में वो अपने पुत्र को राजगद्दी देकर चले जाते हैं कहाँ, भद्रबाहु के साथ श्रवण बेलगोला में, और वहीं से संलेखना विधि से अपनी क्या होते हैं, उनको मतलब कि मोक्ष की प्राप्ति करते हैं, मतलब मृत्यु हो जाती है उनकी। और यहाँ पर श्रवण बेलगोला में ही एक संत बाहुबली की एक विशालकाय यहाँ मूर्ति है। ठीक है, और जो चामुंडराय द्वारा स्थापित करवाया गया था। ठीक है ना, श्रवण बेलगोला में 12 वर्ष पर एक महत्वपूर्ण जैन त्यौहार मनाया जाता है, जिसे महामस्तकाभिषेक कहा जाता है। ठीक है ना, इसको याद रखना। अब आते हैं दूसरे शासक जो है बिंदुसार पर। इनका जो शासनकाल रहा है, ठीक है ना, 297 से 273 BC, 297 से 273 BC। इसको याद रखना है। इनका जो शासनकाल क्या रहा है, 297 से 273 BC। ठीक है, 297 BC से 273 BC। ठीक है ना, इसका जो अन्य नाम पड़ता है अमित्रोचेटस, यूनानी नाम है। इनका अन्य नाम क्या मिलता है, अमित्रोचेटस। ठीक है, इनके बारे में कुछ हम लोग पढ़ते हैं। बिंदुसार के समय तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए। ठीक है ना, जिसे दबाने के लिए उसने अपने पुत्र सुसोय और तथा अशोक को भेजा था। अशोक इस समय उज्जैनी का गवर्नर था। किसका गवर्नर था, उज्जैनी का, इसको याद रखिएगा। उसने विद्रोह को दबा दिया, और वहां का जनता का कहना था कि हम शासक के खिलाफ नहीं है, लेकिन दुष्ट अमात्य हमारा शोषण करते हैं। ठीक है ना, देखिए बिंदुसार के समय में तक्षशिला में एक विद्रोह हुआ था, और क्योंकि अमात्य एक बहुत बड़ा मंत्री होता है। ठीक है ना, जिसे राजा सारे विभागों पर कंट्रोल करता है ना। ठीक है ना, जैसे कैसे अभी कहा कि मुख्यमंत्री ये फिर सारे चीज़ों को निपटने के लिए अलग अलग मंत्री, तो वैसे ही उस समय भी सिस्टम था। ठीक है, तो उस समय जो अशोक थे और उनके बड़े भाई थे सुसोय, उनको ना यहाँ भेजा गया इसको कंट्रोल करने के लिए। तो उस समय अशोक उज्जैनी का गवर्नर थे। ठीक है ना, और उसके बाद यहाँ क्या विद्रोह को तो दबा दिया, लेकिन जनता यहाँ बोलती कि हम जो है राजा के खिलाफ नहीं है, लेकिन जो हमारे जो अमात्य थे वो शोषण कर रहे हैं, इसके खिलाफ ही। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। बिंदुसार में के विदेशी संबंध काफी अच्छे थे। ठीक है ना, उसने मिस्र के शासक ठीक है टॉमी फिलाडेल्फिया होता था, सीरिया के शासक एंटीओकस से। ठीक है, सीरिया के शासक कौन थे, एंटीओकस, और जो मिस्र के शासक थे टॉमी फिलाडेल्फिया से क्या से राजनयिक संबंध बनाया। ठीक है, एंटीओकस ने डाइमेकस नामक राजदूत को पाटलिपुत्र भेजा। बिंदुसार ने सीरिया के शासक से 3 चीजों को मांगी थी। ठीक है ना, सीरिया के शासक से 3 चीजों की मांगी थी, मीठी मदिरा, सूखी अंजीर और सोफिस्ट, मतलब एक दार्शनिक की मांगी थी। ठीक है ना, मीठी मदिरा, अंजीर और दार्शनिक। इनमें से प्रथम 2 दे दिया गया, मतलब सूखी अंजीर और मीठी मदिरा उनको दे दी गई थी, लेकिन दार्शनिक को नहीं भेजा, क्योंकि यूनानी कानून इसका इजाजत नहीं देता है। ठीक है ना, और उस समय के सोन के थे ये नहीं थे, और उस समय जो यहाँ के दार्शनिक थे काफी फेमस थे। ठीक है ना, इस वजह से ये ऐसा हो। ठीक है ना, देखिए बिंदुसार के जो 2 जगहों को याद रखना है। एक है मिस्र के जो शासक थे क्या टॉमी फिलाडेल्फिया, और जो सीरिया के शासक थे एंटीओकस। ठीक है ना, उनके साथ राजनयिक संबंध थे, और एंटीओकस के एक जो राजदूत थे डाइमेकस। ठीक है ना, डाइमेकस वो किसके दरबार में आए थे, बिंदुसार के। ठीक है ना, और बिंदुसार ने इनसे 3 चीजें मांगी थी क्या, मीठी मदिरा और सूखी अंजीर और एक दार्शनिक। लेकिन मीठी मदिरा सूखी अंजीर तो मिल जाता है, भेज दिया जाता है, लेकिन दार्शनिक को नहीं। ठीक है ना, ये आगे है बिंदुसार आजीवक समुदाय का अनुयायी था। ये इसको याद रखना है। देखिए जो बिंदुसार था वो आजीवक समुदाय का क्या था, अनुयायी था। उसके दरबार में आजीवकों को सम्मानजनक स्थान दिया गया था। ठीक है ना, आजीवक समुदाय का क्या था, वो अनुयायी था। ये इसको आपको याद रखना है। अब आगे जो हम लोग पढ़ते हैं उसको देखते हैं अशोक के बारे में। ठीक है, तो ये कुछ बिंदुसार के बारे में कुछ जानकारी थी, थोड़ा सा एक मिनट में उसको देख लेते हैं। बिंदुसार का जो शासनकाल रहा है 297 BC से 273 BC। इसको
अमित्रोचेटस भी कहा गया है, जो इसका यूनानी नाम है, ठीक है ना। इसको कहा गया जैसे चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में सेंड्रोपोटस कहा गया ना, इसको अमित्रोचेटस, ठीक है। कहीं उनके बारे में एंड्रोपोटस भी मिलता है, ठीक है। तो देखिए इस समय इनके समय में 2 विद्रोह हुए थे तक्षशिला में, सॉरी इनके समय में तक्षशिला में विद्रोह हुए, ठीक है ना। 2 विद्रोह जिसे दबा दिया गया, ठीक है। और अशोक ने काफी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, ठीक है। उसमें कहा गया था हम शासक के खिलाफ है, लेकिन दुष्ट जो आमत है हमारा क्या करते हैं, शोषण करते हैं, ठीक है। अगला जो है बिंदुसार ने क्या किया, विदेशी संबंध काफी अच्छे थे इनके समय में। जो मिस्र के शासक थे फिलाडेल्फ, ठीक है ना, टॉलमी फिलाडेल्फ, और सीरिया के शासक थे एंटियोकस, ठीक है ना, उससे राजनयिक संबंध रहे, ठीक है। एंटियोकस के जो डाइमेगस नामक राजदूत थे पांड्य के तुरंत भेजा था। बिंदुसार ने सीरिया के शासक से 3 चीजों मांगी थी, एक मीठी अंजीर मदिरा, सॉरी मीठी मदिरा, सूखी अंजीर, और एक दार्शनिक। पहले 2 को तो भेज दिया जाता है, लेकिन दार्शनिक को नहीं। बिंदुसार, ठीक है। फिर बिंदुसार समुदाय किस समुदाय के अनुयायी थे, अजीवक समुदाय के अनुयायी थे, ठीक है। ये अब अशोक के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो जो अशोक है ना, बिंदुसार के बाद के बाद रिक्त समय, ठीक है ना, 273 से 269 तक खाली रहा। अच्छा, और वास्तविक शासन जो है ना इनका 269 से 232 बीसी तक, मतलब 269 बीसी से 232 बीसी तक इनका मिलता है, ठीक है ना। अशोक का मतलब ऐसा मिलता है कि वास्तविक जो टाइम का है 269 बीसी से 232, 273 से 269 बीसी के बीच में हो सकता है इनकी मदद से चलाया सारा, लेकिन वास्तविक गद्दी पर कब बैठे तो 269 बीसी में, ठीक है ना। आगे चले थोड़ा सा। अशोक एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसके बारे में थोड़ा सा, सॉरी अशोक के बारे में काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है ना। तो इनसे कई सारे क्वेश्चन आते हैं, इनको देखेंगे। इनका प्रारंभिक जीवन के बारे में पढ़ेंगे, अशोक एवं कलिंग युद्ध के बारे में पढ़ेंगे जो 261 बीसी में, ठीक है ना, 261 बीसी में। और इनके अभिलेख के बारे में पढ़ेंगे, अभिलेख काफ़ी जरूरी है, ठीक है ना। और उनकी जो नीति है, धर्म नीति और विदेश नीति, ये अभिलेख और ये जो नीति है इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। ये थोड़ा सा इनका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, अभिलेख तो सर्वाधिक इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है ना। ये प्रारंभिक जीवन में बौद्ध परंपरा के अनुसार अशोक का शासन बनने में से पूर्व, सॉरी अशोक का शासक बनने से पूर्व अच्छा नहीं था। बौद्ध ग्रंथ उसे कामाशोक चंडाशोक कहते हैं, ठीक है ना। और बौद्ध ग्रंथ में उसे क्या कहा गया, कामाशोक चंडाशोक, ये याद रखिएगा। कहते हैं बौद्ध ग्रंथ का कहना है कि उसने अपने 99 भाइयों की हत्या करके राजगद्दी प्राप्त की थी, ठीक है ना। हालांकि बौद्धों की इस सूचना पर आपत्ति की गई है, जैसे कि अशोक के अभिलेख में उसके भाइयों के नाम मिलते हैं, लेकिन यह अवश्य लगता है कि गद्दी के लिए कुछ संघर्ष हुआ, ठीक है ना। ठीक है, आगे थोड़ा सा देखते हैं। शासक बनने से पूर्व अशोक उज्जैनी का गवर्नर था, अभी हम लोगों ने देखा था। राजतरंगिणी के अनुसार प्रारंभिक जीवन में वो भगवान शिव का उपासक था, ठीक है, किसका, भगवान शिव का उपासक था। और कश्मीर में श्रीनगर की स्थापना की, ठीक है ना। कश्मीर में किसकी स्थापना की, श्रीनगर की स्थापना की किन्होंने, अशोक ने। अशोक के बारे में थोड़ा सा जानकारी देखिए कि क्या मिलती है, मिलता है कि उनके बारे में जो शुरू में उनका जो उनका जीवन था वो सही नहीं था, वो अच्छा नहीं था, अच्छे प्रवृत्ति के इंसान नहीं थे, ठीक है ना, ऐसा मिलता है। बौद्ध ग्रंथ में उनको क्या 2 नाम दिए गए, कामाशोक और चंडाशोक, इसको याद रखिए, कामाशोक और चंडाशोक। और उसमें बताया गया कि उन्होंने 99 भाइयों की हत्या कर गद्दी पर बैठा। लेकिन इस पर कई सारे जो अब जो नए ये आए हैं, अभी पुस्तकें साक्ष्य हैं, उन पर आपत्ति जताई है, ठीक है ना। और इसमें कहा गया है कि अभिलेखों में उनके अभिलेख में नाम मिलते हैं उनके भाइयों के नाम, लेकिन देखिए जो कि राजगद्दी है तो उसके लिए कुछ संघर्ष हुआ होगा, ठीक है ना। तो कुछ संघर्ष जरूर हो सकते हैं समय के। अब 99 भाइयों की हत्या की है कि नहीं की है इसके बारे में कुछ डिटेल से नहीं है, लेकिन बौद्ध ग्रंथ में वर्णित है, ठीक है ना। शासक बनने से पूर्व अभी हम लोग पढ़े थे कि वो उज्जैनी के गवर्नर था, जब वो तक्षशिला गए थे उसको विद्रोह दबाने के लिए, ठीक है ना, बिंदुसार के कारण, ठीक है। और उसके बाद है कि इनके जीवन में वो भगवान शिव के उपासक थे और श्रीनगर की स्थापना की थी, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं अशोक और कलिंग युद्ध, ठीक है ना। अशोक और कलिंग युद्ध अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष, ठीक है ना, अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष 261 बीसी, ठीक है ना, अशोक ने कलिंग के साथ युद्ध किया। किसके साथ, कलिंग। कलिंग अभी कहाँ है, उड़ीसा में पड़ता है, ठीक है ना। इसकी सूचना अशोक के 13वें बृहदा शिलालेख में मिलता है, जो उसका 13वें बृहदा शिलालेख होता है, कलिंग युद्ध के बारे में जानकारी मिलती है। इसको इम्पोर्टेंट से मतलब इम्पोर्टेंट ये फैक्ट है इसको, ठीक है ना, इसमें जानकारी मिलता है तो 13वें बृहद शिलालेख में, ठीक है ना, इसको याद रखिए। युद्ध में लगभग 1 लाख लोग मारे गए, इतने ही निर्वासित कर लिए गए तथा 1.5 लाख लोगों को बंदी बना दिया गया। ये इतने 1 लाख लोग लगभग मारे गए थे और उतने ही लोगों को निर्वासित भी कर दिया गया था, और 1.5 लाख लोगों को क्या हो गया था, बंदी बना दिया गया था। और इसी समय इनका हृदय परिवर्तित हो जाता है, ठीक है ना। युद्ध का भयानक परिणाम देखकर अशोक काफी द्रवित हुआ, ठीक है ना। आगे उसने घोषित किया कि वो भविष्य में युद्ध द्वारा विस्तार नहीं करेगा तथा शांति धम्म, जिसको बोलते शांति, एक धम्म है, धर्म को अपनाएगा, ठीक है ना। उन्होंने धम्म को अपनाया, एक तरह का धर्म मानिए जो शांति की प्रतीक है, ठीक है ना।
धम को अपनाएगा। इसी से वो अपने अभिलेख में कहता है कि अब भेरी घोष ना होकर धम घोष होगा। भेरी घोष ना होकर क्या होगा, धम घोष होगा। मतलब कि अब युद्ध नहीं करेंगे, अब जो साम्राज्य विस्तार के तरीके युद्ध ना होकर हम लोग धम घोष शांति से ये करेंगे। और दूसरे राज्यों में भी अपने जो है धम घोष के बारे में चीज़ों को फैलाएंगे। मानवता के बारे में जनरली ये क्या है ना कि एक अच्छे मानवता के बारे में वो बताया गया है, ठीक है ना। ये कलिंग युद्ध के कुछ कारण है। कलिंग युद्ध के मुख्य कारण आर्थिक माना जाता है, ठीक है ना। क्या माना जाता है, प्राकृतिक संसाधन यहाँ थे, व्यापार के लिए अच्छा जगह था, कर प्राप्ति की संभावना के कारण, ठीक है ना। उसका मुख्यतः जो कारण क्या थे, आर्थिक कारण, ठीक है ना। मुख्य कारण जो क्या था, आर्थिक कारण, ठीक है ना। प्राकृतिक संसाधन यहाँ बहुत उपलब्ध थे, व्यापार के कारण और कर प्राप्ति की संभावना के कारण, ठीक है ना। इस कारण से यहाँ पर इसको अटैक किया गया था, ठीक है। देखिए अशोक के बारे में यहाँ कुछ आपको जानकारी मिली है, ठीक है ना। और जो कलिंग के बारे में उसमें किसमें वर्णन है, वो किस इनके बारे में किस शिलालेख में वर्णित है, तो 13वें बृहद शिलालेख में, ठीक है ना। इसके बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है। ये अशोक के गद्दी के 8वें साल बाद ये होता है, ठीक है ना, ये घटना। अब हम लोग पढ़ते हैं थोड़ा सा अशोक के अभिलेख के बारे में, ठीक है ना। अशोक ने कई सारे अभिलेख जारी किए जो अफगानिस्तान से लेकर कर्नाटक उड़ीसा तक मिले, ठीक है ना। अफगानिस्तान से लेकर कर्नाटक उड़ीसा तक मिले। इन सभी अभिलेखों से उसकी साम्राज्य की सीमा, धर्म नीति, घरेलू एवं विदेशी नीति तथा महत्वपूर्ण घटनाओं की क्या मिलती है, जानकारी मिलती है, ठीक है ना। इन अभिलेखों से क्या होती है, उसकी जो इनकी साम्राज्य सीमा है, धर्म नीति है, घरेलू है, विदेशी नीति है, इन सब के बारे में उनकी क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। तो इनका अभिलेख मैंने बताया कि बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तो इसके अशोक के अभिलेख को 5 भागों में बांट कर अध्ययन किया। इनके अभिलेख को कितने भागों में, 5 भागों में, जो निम्न है, ठीक है। हम लोग देखते हैं 5 भाग क्या। पहला है, देखो यहाँ बृहद शिलालेख है, ठीक है ना। जो शिलालेख है पहाड़ियों पर मिलते हैं, बृहद शिलालेख संख्या 1 से 14 तक है, ठीक है ना। 1 से 14 तक है। फिर लघु शिलालेख है, चट्टानों पर मिलते हैं, देखो चट्टानों। बृहद शिलालेख पहाड़ियों पर मिलते हैं और लघु शिलालेख चट्टानों पर मिलते हैं। बृहद स्तंभ लेख बड़े स्तंभ पर, ठीक है ना। इनकी संख्या कितनी है, 1 से 7 है। इनकी संख्या कितनी है, 1 से 7 है, ठीक है। इनकी संख्या कितनी है, 1 से 7 है। फिर लघु स्तंभ लेख छोटे स्तंभ पर मिलते हैं। फिर पृथक लेख धौली और जौगढ़ उड़ीसा। फिर अलग 2 लेख मिले, धौली और जौगढ़, ठीक है ना, उड़ीसा का, ठीक है ना। ये देखिए आपको 5 तक उनको शिलालेख में मिला है, ठीक है ना। बृहद शिलालेख, ठीक है ना, ये पहाड़ी पर होते थे और जिनकी संख्या 1 से लेकर 14 तक मिली, ठीक है। और लघु शिलालेख है जो चट्टानों पर मिलते हैं, ठीक है। और बृहद स्तंभ लेख बड़े स्तंभ पर, और इनकी संख्या कितनी है, 7। और लघु स्तंभ लेख कितने, छोटे स्तंभ पर है, ठीक है ना। पृथक लेख जो बाकी इसके अलावा 2 मिले हैं, धौली और जौगढ़, दोनों उड़ीसा से। धौली और जौगढ़ अभिलेख कहाँ, उड़ीसा से, ठीक है। ये आपको उसके बाद है अशोक के अभिलेखों के संदर्भ में महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं, ठीक है। पहला है अशोक के अभिलेख की सर्वप्रथम फिरोज शाह तुगलक के समय पढ़ने की कोशिश की गई थी, लेकिन सहायता नहीं मिली। और 1837 में प्रथम जेम्स प्रिंसप ने इन्हें पढ़ा, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक ने भी इनके जो अभिलेख थे उनको पढ़ने की कोशिश की थी, लेकिन उस समय के जो विद्वान थे इसको नहीं कर सके, ठीक है ना। तो लेकिन इनको पढ़ने का श्रेय इनके अभिलेख किनको जाता है, तो जेम्स प्रिंसप थे, ठीक है ना। 1837 में सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसप ने इनको पढ़ा, ठीक है ना। इसको याद रखें, इनका नाम जेम्स प्रिंसप का पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस टॉपिक से एक तरह का, समझिए। ये दूसरा है अशोक के अभिलेख में उसके मूल्य नाम अधिकांशतः उल्लेख नहीं है। अशोक का जो है मूल्य नाम कहीं जल्दी नहीं मिलता है, ठीक है ना। मतलब कि एक जगह 2 जगह मिला है, ठीक है ना। केवल उल्लेख नहीं है, केवल 4 अभिलेखों में उसके मूल नाम मिलता है, ठीक है। केवल 4 अभिलेख में उनके क्या है, मूल नाम मिलता है। पहला क्या है, मास्की के अभिलेख में, ठीक है। दूसरा नित्तूर के अभिलेख में, और तीसरा उदय गोलम, और चौथा गुर्जरा के अभिलेख में, जहाँ उनका नाम अशोक मिलता है, ठीक है ना। अशोक के जो मूल नाम है अधिकांश उल्लेखों में नहीं मिलता है, 4 अभिलेखों में इसका मूल नाम मिलता है, ठीक है ना। पहला कौन है, मास्की का, ठीक है। फिर क्या है, नित्तूर का अभिलेख, मास्की का अभिलेख, नित्तूर का अभिलेख, फिर तीसरा उदय गोलम का अभिलेख, चौथा गुर्जरा का अभिलेख, ठीक है ना। इसको याद रखिए, मास्की का, उदय गोलम का, नित्तूर का और गुर्जरा का अभिलेख, ठीक है ना। ये पहला जो 3 है, मास्की, नित्तूर और उदय गोलम, कर्नाटक में है और गुर्जरा MP में, ठीक है ना। इसको हम लोग जस्ट आगे देखते हैं। आगे अपने अभिलेखों में अशोक ने खुद के लिए देवानाम पीढ़ी, ठीक है ना, देवताओं का प्रिय देवानाम पीढ़ी उपाधि ग्रहण किया। ऐसे ही उपाधि उसके पौत्र दशरथ तथा उसके श्रीलंकाई समकालीन शासक तीस भी लगाते थे, ठीक है ना। समझ में आया। देखिए उन्होंने अशोक की जगह क्या नाम का ज्यादा यूज किया, देवानाम पीढ़ी, ठीक है ना। देवानाम पीढ़ी शब्द यूज किया है, उपाधि ग्रहण किया था, और उसी का ही ज्यादा उन्होंने किया है, अपने अभिलेखों में उल्लेख किया है। और उसकी जो ऐसा उपाधि है, उनके पुत्र जो दशरथ थे, पौत्र थे दशरथ, उन्होंने भी किया। और जो श्रीलंकाई समकालीन शासक 30 जो थे, उन्होंने भी वो लोग ऐसे टाइटल लगाए, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अशोक के अभिलेखों के भाषा थोड़ा देखते हैं। तो ये 3 तरह का आपको मिलता है, 3 या 4 तरह का मिलता है, प्राकृत, यूनानी और अरामाइक, ठीक है ना। प्राकृत, यूनानी और अरामाइक, ठीक है।
भाषा 3 तरह का आपको मिलेगा, ठीक है ना। कौन सी? प्राकृत, ये देखिए अशोक को की अभिलेखों की भाषा क्या है? एक प्राकृत भाषा में, दूसरा यूनानी भाषा में, तीसरा अरामाइक भाषा में है, ठीक है ना। याद रखिए प्राकृत, अरामाइक और यूनानी, ठीक है ना, आपको याद होना चाहिए किस कौन सी भाषा में अशोक के अभिलेख मिले हैं, ठीक है ना। दूसरी है लिपि, तो जो है इनकी जो मिली है शिलालेख की लिपि, पहली ब्राह्मी है, फिर दूसरी यूनानी में, और तीसरी अरामाइक और चौथी खरोष्टी, ठीक है ना। ब्राह्मी, यूनानी, अरामाइक और खरोष्टी, ये लिपि है, वो हम लोग बात करते हैं भाषा थी, ठीक है। लिपि कौन से? ब्राह्मी, यूनानी, अरामाइक और खरोष्टी, ठीक है। अशोक के समय तीसरी बौद्ध संगति का आयोजन हुआ, ठीक है ना, लेकिन इसकी सूचना अपने अभिलेख में कहीं भी नहीं है दी। उन्हीं के काल में की तीसरी बौद्ध संगति हुआ, लेकिन उनके कहीं भी जो सूचना है अपने अभिलेख में इसको नहीं वर्णित किया, ठीक है ना। अशोक ने राज्य के उच्च पदों पर जनता के सभी कार्यों से नियुक्त किया, ठीक है ना। अशोक ने राज्य के उच्च पदों पर जनता को सभी वर्गों को नियुक्त किया, ठीक है ना। ऐसा नहीं था उनके समय में भेदभाव था, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। यहाँ तक कि यूनानी जो तुषापक थे, ठीक है, यूनानी तुषासक उसके समय पश्चिमी प्रांत उज्जैनी के गवर्नर था, ठीक है ना, तथा स्त्रियों को भी उच्च पद पर प्रदान किया। जो यूनानी और तथा स्त्रियों को भी क्या किया उन्होंने? उच्च पद प्रदान किया। उनके समय यूनानी एक थे जो तुषास पे था, उसको कहा पश्चिमी प्रांत, तो पश्चिमी प्रांत और उज्जैनी का गवर्नर बनाया था, इसका याद रखना। तुषास पे, ठीक है ना, यूनानी था, ठीक है ना, उसको बनाया। और स्त्रियों में क्या नाम मिलता है? इतिझा महामात्र का नाम मिलता है, ठीक है ना। इतिझा महामात्र को तो उच्च पद पर प्रदान किया, ठीक है ना। उसके कहने का मतलब है ना, उन्होंने भेदभाव बहुत कम थे और समाज के हर वो तबके को लोगों को अच्छे पद पर उन्होंने बैठाया, ठीक है ना। यहाँ यूनानी और स्त्रियों को भी अच्छे पद प्रदान किया, ठीक है ना। एक नाम मिलता है इतिझा महामात्र को, ठीक है ना, और यूनानी जो है तुषापाक, जो नाम याद रखिए, तुषास्प, ठीक है। अगला जो है अभिलेखों से पता चलता है कि अशोक प्रथम शासक था जिसने वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक है ना, पशु चिकित्सालय आदि की स्थापना की थी, ठीक है ना। अभिलेखों से पता चलता है कि अशोक प्रथम शासक था और उन्होंने जिसने वन्य जीव अभ्यारण्य और पशु चिकित्सालय आदि की स्थापना की। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ये इसको याद रखें, ठीक है। अशोक का धर्म हम लोग पढ़ते हैं पाली भाषा में, ठीक है ना। और देखिए इसमें क्या बताएगा, अभी हम लोगों ने देखा कि जो उनके अभिलेखों के बारे में, ठीक है ना। तो पहली बार उनको फिरोज तुगलक के बारे में पढ़ने की कोशिश की थी, उनके दरबार में जो थोड़ा थे, लेकिन सफलता नहीं मिली। और 1837 में पहली बार जेम्स प्रिंस अपने पढ़ा, ठीक है। और इनका जो मूल नाम है 4 अभिलेखों से मिलता है, मास्की और नित्तूर और उदयगोलम, ये तीनों कर्नाटक में है। और चौथा जो है गुर्जरा, यहाँ से इनकी अशोक नाम मिलता है, ठीक है ना। उसकी जगह पर देवानाम पीढ़ी का ज़्यादा वर्णन किया गया। और उसके पुत्र ने भी, दशरथ ने भी यही टाइटल, और जो श्रीलंकाई समकालीन जो शासक थे तीस ने भी ये टाइटल अपने पर लिखने की कोशिश की थी लगाने। जो अशोक के अभिलेखों की भाषा थी क्या थी? प्राकृत, यूनानी और अरामाइक, याद रखिए, प्राकृत, यूनानी और अरामाइक थी। और लिपि जो थी ब्राह्मी, यूनानी और अरामाइक खरोष्टी, ठीक है ना, ब्राह्मी, यूनानी और अरामाइक खरोष्टी, ठीक है ना, याद रखिए। अशोक के जो तीसरे बौद्ध संगति का आयोजन हुआ, लेकिन इसके अभिलेख में कहीं सूचना नहीं मिलती। अशोक के राज उच्च पद पर सभी वर्गों के लोग थे, ठीक है, कभी भेदभाव नहीं किया था। यहाँ तक कि यूनानी तुषास्प के बारे में जानकारी और स्त्री में इतिझा महामात्र के बारे में भी जानकारी मिलती है। और अशोक से अभिलेख से पता चलता है कि अशोक जो पहला शासक जिसने वन्य जीव अभ्यारण्य और पशु चिकित्सालय की क्या की थी? स्थापना की थी, ठीक है, इसके बारे में भी जानकारी मिलती है। और थोड़ा हम लोग अशोक का जो धर्म है, जिसको हम बोलते हैं पाली भाषा में, उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जानते हैं, ठीक है ना। व्यक्तिगत रूप से अशोक ने कलिंग युद्ध के 2.5 वर्ष बाद बौद्ध धर्म को ग्रहण किया, ठीक है ना। पहले वो शिव की पूजा करते थे, उसके बाद उन्होंने क्या मान लिया? बौद्ध धर्म, ठीक है ना। ये अपने अभिलेखों में धर्म के पालन के लिए जनता को से कहता है, अपने अभिलेखों में धर्म के पालन के लिए क्या बोलते हैं? जनता से इनका वर्णन है कि आप लोग अच्छे से, और चूंकि देखिए धर्म जो है ना, अच्छे अच्छे कर्मों के बारे में उसमें वर्णन है, माता पिता की सेवा करना, समाज में अच्छे विचारों को फैलाना, ठीक है ना, सदव्यवहार करना, ऐसे ऐसी चीज़ों का वर्णन है, स्त्रियों के प्रति सम्मान रखना, तो ऐसी चीज़ों का वर्णन है। तो वो बोले कि अपने धर्म को क्या करना? पालने के लिए जो जनता से कहते हैं, ठीक है ना, पालन करने के लिए। फिर उसका धर्म क्या है, ठीक है ना, क्वेश्चन आता है अपने अभिलेखों में, ठीक है ना। अपने अभिलेखों में अशोक ने लोगों से कई बातों को मानने के लिए आग्रह किया है, जो निम्न है, ठीक है ना। उसने अभिलेख में कई बातों को मानने का किया गया, वर्णन किया है, ठीक है ना। उसमें हम लोग अभी देखेंगे, ठीक है। पहला है कि लोगों को माता पिता की आज्ञा माननी चाहिए, ठीक है, लोगों को अपनी माता पिता की क्या माननी चाहिए? आज्ञा माननी चाहिए, ये पहले उन्होंने लिखा है, ठीक है ना। और दूसरा, ब्राह्मणों और श्रवणों को सम्मान करना चाहिए, ठीक है, जो ब्राह्मण है, जो श्रवण आगे के लोग हैं, बड़े लोग हैं, तो उनको क्या करना चाहिए? सम्मान करना चाहिए। नौकरों और दासों से अच्छा व्यवहार करना चाहिए। उन्होंने अकारण दूसरों के धर्म की निंदा नहीं करनी चाहिए, ठीक है ना, किसी कारण किसी धर्म के दूसरों की निंदा नहीं करनी चाहिए। देखिए पहले
पहला इन्होंने क्या कहा, लोगों को माता पिता की आज्ञा माननी चाहिए, ब्राह्मण और जो श्रवण है उच्च लोग हैं उनको सम्मान करना चाहिए, और नौकरों जो दास है उनसे सद्व्यवहार रखना चाहिए, ठीक है। और किसी भी बिना कुछ कहे जाने दूसरे धर्म की निंदा नहीं करनी चाहिए, ठीक है ना। ये व्यक्ति खुद को धर्म की निंदा करता है, ऐसा करके जो होता है ना, व्यक्ति खुद के धर्म को क्या करता है, निंदा करता है, उन्होंने माना, ठीक है। और पांचवा जो जीव हिंसा से दूर रहना चाहिए, जीव हिंसा से क्या रहना, दूर रहना चाहिए। और छठा है धर्म का संचय नहीं करना चाहिए तथा मितव्ययी होना चाहिए, ठीक है। धर्म का क्या होना चाहिए, संचय नहीं करना चाहिए और कम खर्चीली होनी चाहिए, ठीक है ना। ये ऐसे नहीं है कि हम लोग पैसे बहुत उड़ाएं, ठीक है ना। ये आगे हम लोग देखते थे, ऊपर वर्णित बातों के लिए अशोक कहता है कि ये धर्म के तत्व है, किसके तत्व है, धर्म के। दूसरे स्तंभ लेख में वो प्रश्न वो करता है कि धर्म क्या है, ठीक है ना। सातवें स्तंभ लेख में इसका उत्तर है कि दया, दाने, सच्चे, सोचवे, साधवे च। देखिए याद रखिए कि यहाँ दूसरे अभी स्तंभ लेख में है, ठीक है ना। याद रखिए दूसरे स्तंभ लेख में पूछता है कि धर्म क्या है, और सातवें स्तंभ लेख में क्या वर्णित है कि दया, दाने, सच्चे, सोचवे, साधवे च, ठीक है। इसका इसका वही है कि जो है ना, ये जो ऊपर वर्णित है ना, उसी के बारे में ये बताया कि ये जो धर्म के बारे में उन्होंने बेसिकली वही जो सद्व्यवहार के बारे में थे, वही अच्छे जो नैतिक नियम था ना उनको पालन करने के लिए, पर ये ज़्यादा ये जोर दे रहे थे, ठीक है ना। ये आगे हम लोग थोड़ा देखते हैं, ठीक है। अशोक के धर्म पर आधुनिक इतिहासकारों ने कई विचार दिए हैं, खासकर बौद्ध धर्म से, ठीक है। भंडारकर द्वारा दिया गया मत, ठीक है ना, बौद्ध धर्म से, कुछ ब्राह्मण धर्म से, तो कुछ इसे विदेशी प्रभाव से प्रभावित मानते हैं, ठीक है। जो कई इतिहासकारों ने जो आधुनिक समय में ना विचार किए, उन्होंने कहा कि ये जो विचार है ना बौद्ध धर्म से, ब्राह्मण धर्म से और कुछ विदेशी प्रभाव से प्रभावित मानते हैं, ठीक है ना। ये ऐसा ही लोग मानते हैं, ठीक है ना। ये इसको ये भंडारकर नामक है ना कोई जवान है, वो ऐसा मानते हैं, ठीक है। हम लोग थोड़ा आगे देखते हैं। निरपेक्ष विश्लेषण के बाद कहा जा सकता है कि अशोक का धर्म उस रूप में धर्म नहीं है जैसा कि पश्चिम में होता है, ठीक है ना। यह नैतिक आचार संहिता है, हिंदू, बौद्ध, जैन, ईसाई जैसा नहीं। इसमें मानवतावादी बातें हैं, ठीक है। और अगर धर्म की ही बात करें तो इसे सभी धर्मों का सार कहा जा सकता है, सभी धर्मों का सार कहा जा सकता है, ठीक है ना। वो मेन चीज़ें जो ना मौलिक चीज़ें बताते हैं कि धर्मों में ऐसा होना चाहिए, लोगों को ऐसे ऐसे करने चाहिए, माता पिता की सेवा करनी चाहिए, अपने जो नौकर है, दास है, चाहे छोटे, उनसे अच्छे व्यवहार करना चाहिए, जीव हिंसा पर क्या होनी चाहिए, ज़्यादा जीव हिंसा नहीं करनी चाहिए, और हमें ज़्यादा खर्चीलू नहीं बननी चाहिए, वे ऐसा करने को बोलते हैं। तो ये एक सद्विचार है, ये किसी बौद्ध, हिंदू, जैन के लिए विशेष में नहीं कह रहे, ठीक है ना। ये मानवतावादी बात है जो सभी धर्मों का क्या मूल सार, ठीक है। ये धर्म नीति लाए जाने के कुछ कारण, ठीक है ना। हम लोग थोड़ा सा देखते हैं धर्म नीति लाए जाने के कुछ कारण। ये इसमें देखिए आप लोगों ने जो उनके धर्म थे उनके बारे में कुछ इसमें दिया गया था, ठीक है ना। धर्म क्या है तो उनके बारे में दूसरे और सातवें अभिलेख में उसमें कुछ आपको मिलते हैं, ठीक है ना। दूसरे स्तंभ लेख में प्रश्न मिलता है और सातवें स्तंभ लेख में जवाब मिलता है, दया, दाने, सच्चे, सोचवे, साधवे च, ठीक है ना। और ये वही सद्व्यवहार की बात करते हैं, ठीक है ना, जो सारे धर्मों का मूल सार। अब जानते हैं धर्म नीति के लाए जाने के कारण, ठीक है ना। राजनीतिक उद्देश्य से मूलतः अशोक द्वारा लगाया गया, ठीक है ना। राजनीतिक उद्देश्य से मूलतः किसी अशोक द्वारा लगाया। और दूसरा इसके माध्यम से अशोक सामाजिक संस्कृति को एकीकरण करना चाहता था, क्या करना चाहता, सामाजिक सांस्कृतिक एकीकरण, ठीक है। राजनीतिक उद्देश्य से इसको लाया गया और जो है इसके माध्यम से अशोक जो है सामाजिक सांस्कृतिक एकीकरण करना चाहते थे, ठीक है। अशोक एवं बौद्ध धर्म, ठीक है ना। अशोक ने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया, ठीक है, तथा उसके प्रचार के लिए कई उपाय किए। अशोक ने बौद्ध धर्म को क्या किया, स्वीकार किया, और उसके प्रचार के लिए क्या किए, वो कई उपाय किए, जैसे दूत और धर्म प्रचारकों को भेजना, यात्रा करना, जुलूस निकालना आदि, ठीक है ना। ये बौद्ध धर्म के सापेक्ष में आपको पता हो कि कलिंग के बाद वो 2.5 वर्ष बाद वो बौद्ध को स्वीकार कर लेते हैं, और फिर उन्होंने क्या किया, इसके प्रचार के लिए कई उपाय किए, देखिए कई सारे किए, धर्म प्रचार को भेजना, यात्रा करना और जुलूस निकालना आदि इनके कुछ मुख्य ये थे, ठीक है। अब है अशोक एवं विदेशी संबंध, थोड़ा सा इसको देख लीजिए। चंद्रगुप्त तथा बिंदुसार के भांति अशोक ने विदेशियों से संबंध बनाए थे, ठीक है ना। इसमें अशोक ने कई देशों में दूत तथा प्रचारक भेजे जो निम्न है, ठीक है ना। उसने कई देशों में दूत और प्रचारक भेजे थे। पश्चिम देशों से संबंध देखते हैं। पहला है सीरिया, सीरिया के जो एंटीओकस द्वितीय राजा थे उनसे। दूसरा मिस्र, ठीक है ना, टॉलमी फिलाडेल्फिया जो उसमें उनके समय काल में थे, बिंदुसार के समय काल में भी थे। अगला है मकदुनिया, इसमें एंटीगोनस गोनाटास थे उस समय जो शासक था, एंटीगोनस गोनाटास। और सीरियन, ठीक है ना, सीरियन अफ्रीका, मगस, उस समय मगस था, ठीक है ना। एपीरस यूनान, अलेक्जेंडर, ठीक है ना, अलेक्जेंडर। देखिए जिन जगहों पर भेजा उनका नाम याद रखिए, सीरिया, मिस्र, मकदुनिया, सीरियन, एपीरस, ठीक है ना। सीरिया, मिस्र, मकदुनिया, सीरियन, एपीरस, ठीक है। सीरिया के शासक एंटीओकस द्वितीय थे, मिस्र के टॉलमी फिलाडेल्फियस द्वितीय थे, ठीक है। और मकदुनिया के एंटीगोनस गोनाटास थे, ठीक है ना, एंटीगोनस गोनाटास थे। सीरियन के मगस थे, ठीक है ना, उस समय सीरियन अफ्रीका, ठीक है, पड़ता है। एपीरस यूनान, अलेक्जेंडर थे, ठीक है ना। ये अब आगे हम लोग थोड़ा देखते हैं भारत श्रीलंका संबंध। समकालीन श्रीलंकाई शासक से अशोक के अच्छे संबंध। समकालीन जो श्रीलंकाई शासक थे
उनसे क्या थे, अशोक के अच्छे संबंध थे। श्रीलंका में उसने अपने पुत्र महेंद्र तथा पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए भेजा था। अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को क्या भेजते, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजते। भारत और म्यांमार के बीच का संबंध, यहाँ अशोक ने सोन एवं उत्तरा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा था। याद रखिए किसका, सोन एवं उत्तरा को भेजा था। और भारत नेपाल के बीच में संबंध क्या है, नेपाल में अशोक ने अपनी पुत्री चारुमती, ठीक है ना, अपनी पुत्री क्या है, चारुमती का विवाह किया था, ठीक है। और यहाँ उसने एक स्तूप भी बनवाया है, स्तूप की स्थापना कराई थी तथा यात्रा भी किया गया, ठीक है ना। ये नेपाल में किसको भेजा, चारुमती को, ठीक है ना। और म्यांमार में किसको भेजा, सोन और उत्तरा को, ठीक है ना, सोन और उत्तरा को याद रखिए, ठीक है ना। और भारत एवं नेपाल के तटवर्ती क्षेत्रों में उसने यात्रा की थी, जिसमें 2 अभिलेख साक्ष्य हैं, ठीक है ना। उन्होंने जो ये थे अशोक थे, उन्होंने नेपाल के तटवर्ती इलाकों में, ठीक है ना, भारत और नेपाल की यात्रा की थी, ठीक है ना। वो तो उनके कुछ साक्ष्य मिलते हैं, किससे मिलते हैं उसको देख लीजिए। निगाली सागर में उसने स्तूप का जीर्णोद्धार करवाया। कहाँ, निगाली सागर में उसने क्या किया, स्तूप का जीर्णोद्धार कराया, ठीक है। दूसरा, रोमन देई अभिलेख कहता है कि अशोक ने यहाँ भू राजस्व को 1/6 से घटाकर क्या कर दिया, 1/8 कर दिया, ठीक है ना। नेपाल में जो था उधर 1/6 से क्या कर दिया, 1/8 कर दिया। कौन सा अभिलेख में मिलता है, ये अभिलेख याद रखा, रोमन देई अभिलेख, ठीक है ना। कौन सा अभिलेख, रोमन देई अभिलेख, ठीक है ना। पहला है निगाली सागर में क्या हुआ, उसने स्तूप का जीर्णोद्धार कराया, इसका वर्णन मिलता है। फिर रोमन देही अभिलेख में क्या मिलता है कि वहाँ जो भूज राजस्व थे 1/6 से घटाकर 1/8 कर दिया, ठीक है, ये मिलता है इसकी जानकारी, ठीक है ना। अभी थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में देख लेते हैं। तो देखिए अशोक एवं विदेशी संबंध के बारे में, ठीक है ना। तो विदेशी संबंध के बारे में जैसे पहले लोग चंद्रगुप्त ने भी स्थापित किया था, बिंदुसार ने भी, लेकिन इनके समय में थोड़ा सा क्षेत्र व्यापक हो गया, ठीक है ना। ये बहुत सारे देशों में भी इन्होंने राजदूत भेजे, ठीक है ना, और अपने धर्म प्रचारक भेजे। पहला आता है सीरिया, ठीक है ना। सीरिया को हमने देखा था, यहाँ एंटीओकस द्वितीय था। दूसरा मिस्र, जहाँ टॉलमी फिलाडेल्फस द्वितीय थे। मकदोनिया, एंटीगोनस गोनाटस थे, ठीक है ना। और सीरिया, वहाँ के मगध शासक थे। और बीरस का अलेक्जेंडर, ठीक है। और भारत श्रीलंका के संबंध में उन्होंने धर्म प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को भेजा था बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। भारत और म्यांमार के बीच ने सोन एवं उत्तरा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा था, ठीक है। और नेपाल में अपनी जो पुत्री थी चारुमती का विवाह किया था और वहाँ के स्तूप भी निर्माण कराया था। और इसकी जो जानकारी है यहाँ एक रोमन देही अभिलेख में मिलता है। और यहाँ जो निगाली सागर में है एक स्तूप का जीर्णोद्धार कराया, उसके बारे में वर्णन मिलता है, ठीक है। ये अब आते हैं अशोक के उत्तराधिकारी, ठीक है ना। अशोक के बाद कौन लोग आते हैं और कितने शासन चलते हैं। देखिए बेसिकली क्या होता है, अशोक के बाद थोड़ा सा जो शासन व्यवस्था है उसमें कमजोरी आती है और ये क्या होता है, थोड़ा सा निर्बलता आती है, ठीक है ना। और बोलते जितनी मजबूत से अब मौर्यकालीन थी उतनी नहीं रही, ठीक है। थोड़ा सा देखते हैं आगे क्या। अशोक के उत्तराधिकारी में, अशोक के बाद उसके उत्तराधिकारी निर्बल और कमजोर हुआ। उन्होंने साम्राज्य का बंटवारा कर लिया और 50 वर्षों के भीतर ही मौर्य का पतन हो गया। 50 साल के अंदर ही क्या कर लिया, पतन हो गया। वो निर्बल हो गए, कमजोर हो गए और साम्राज्य का क्या हो गया, बंटवारा हो गया, ठीक है ना। ये अशोक के बाद अब आते हैं थोड़ा सा जो मौर्य राज है, इसमें देखिए पश्चिमी क्षेत्र जो है जिसकी राजधानी उज्जैन थी और पूर्वी क्षेत्र राजधानी पाटलिपुत्र, ठीक है। अशोक के बाद जो है ना इसको 2 भागों में बांट गया, किसका, पश्चिमी क्षेत्र और पूर्वी क्षेत्र। इसके बाद अशोक के बाद जो इस क्षेत्र को क्या 2 भाग में बट गया, पश्चिमी क्षेत्र और पूर्वी क्षेत्र। और पश्चिमी क्षेत्र की जो राजधानी थी उज्जैन और पूर्वी क्षेत्र की जो राजधानी थी क्या थी, पाटलिपुत्र, ठीक है ना। पूर्वी क्षेत्र की जो राजधानी थी पाटलिपुत्र, इसका वर्णन मिलता है, ठीक है। हम लोग आगे देखते हैं। पश्चिमी जो है पश्चिमी क्षेत्र जो है यहाँ कुणाल तथा संप्रति नामक 2 शासकों की चर्चा मिलती है, ठीक है ना। यहाँ कुणाल तथा संप्रति नामक क्या मिलती है, 2 शासकों की चर्चा मिलती है उज्जैन में, ठीक है ना। इसकी याद रखिए, कुणाल एवं संप्रति, ठीक है ना, कुणाल एवं संप्रति की उज्जैनी में, ठीक है ना। और यहाँ जो है दशरथ यहाँ का महत्वपूर्ण शासक होता है, ठीक है ना। पाटलिपुत्र में कौन बनता है, दशरथ। और बृहद्रथ यहाँ का अंतिम शासक, अंतिम जो है मौर्य से होता है, अंतिम मौर्य शासक होता है। 185 BC में इसकी सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने इसकी क्या कर दी, हत्या कर दी। और इसी के साथ क्या हुआ, मौर्य साम्राज्य का क्या हो जाता है, पतन हो जाता है। इसी समय इसका क्या हो जाता है, मौर्य साम्राज्य का क्या हो जाता है, पतन हो जाता है, ठीक है ना। कब की थी, 185 BC में, ठीक है ना। 185 BC में उसकी हत्या, उसके ही एक अमात्य थे पुष्यमित्र शुंग, सेनापति थे उसके पुष्यमित्र शुंग, उसकी क्या करते हैं, हत्या कर देते हैं। वीरभद्र ये याद रखिएगा, ये अंतिम क्या था, मौर्य शासक था। वीरभद्र क्या था, अंतिम मौर्य शासक था, ठीक है ना। ये मौर्य राजनीति के बारे में देखिए, जो ये इधर जो है 2 भागों में बटा था। अशोक के बाद 2 भागों में बटा, पूर्वी क्षेत्र और पश्चिमी क्षेत्र। पूर्वी क्षेत्र की राजधानी पाटलिपुत्र थी, पश्चिमी क्षेत्र की राजधानी उज्जैन था, ठीक है। और यहाँ 2 शासक हुए, कुणाल एवं संप्रति, ठीक है ना। कुणाल एवं संप्रति का उल्लेख मिलता है। और यहाँ जो दशरथ बने, फिर दशरथ के बाद और एक वीरभद्र का मिलता है, जो अंतिम मौर्य शासक था, ठीक है ना। 185 BC में इसका एक सेनापति था पुष्यमित्र शुंग, उसकी हत्या कर देता है और मौर्य शासक। और यही से मौर्य शासन क्या हो जाता है,
पतन हो जाता है, ठीक है ना। मौर्य राजनीति एवं प्रशासन के बारे में हम लोग थोड़ा सा देखते हैं, ठीक है। ये अब सर यह केंद्रीकृत प्रशासन था, ठीक है ना। इसको याद कीजिए, क्या कैसे प्रशासन था, केंद्रीकृत। किंग जो था क्या, सुपर था, ठीक है ना। सामान्य प्रशासन, सैन्य प्रशासन के बारे में पढ़ेंगे, राजस्व के बारे में, यहाँ न्याय प्रशासन, ठीक है। इतने चार यहाँ प्रशासन, सामान्य प्रशासन, ठीक है, सैन्य प्रशासन और राजस्व और न्याय प्रशासन। और देखते हैं आगे। केंद्र में क्या थे, सम्राट थे, ठीक है ना। और उनकी सहायता के लिए मंत्री परिषद थे, ठीक है ना। मंत्री परिषद अध्यक्षों की संख्या कितनी थी, लगभग 30, ठीक है ना। ये इसको याद रखिए, तो 30 थे, ठीक है ना। सम्राट थे, मंत्री परिषद और अध्यक्ष थे कितने, 30। प्रांत था, इनको 5 प्रांतों में बांटा गया है, ठीक है ना। ठीक है ना, कितने प्रांतों में, 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। उत्तरापथ प्रांत को, ठीक है ना, उनके जो जितने भी ये थे, जैसे आज का स्टेट है ना, एक मान लो भारत है, इंडिया, और इंडिया में कई सारे गवर्न करने के लिए स्टेट बनाया गया और उसका हेड बनाया, उसी से उसको 5 भागों में बांटा गया है, ठीक है ना। उत्तरापथ जिसकी राजधानी क्या थी, तक्षशिला, ठीक है ना। यही विद्रोह हुए थे शुरू में। दूसरा है दक्षिणापथ जिसकी राजधानी थी स्वर्णगिरी, ठीक है ना। उत्तरापथ जिसकी राजधानी थी तक्षशिला, दक्षिणापथ जिसकी राजधानी स्वर्णगिरी, पश्चिमी प्रांत जिसकी राजधानी थी उज्जैन, ठीक है ना। और पूर्वी प्रांत जिसकी राजधानी थी पाटलिपुत्र, और कलिंग जिसकी राजधानी थी क्या, तोसली, ठीक है ना। ये 5। उत्तरापथ जिसकी राजधानी थी तक्षशिला, दूसरा दक्षिणापथ जिसकी राजधानी थी स्वर्णगिरी, और तीसरा पश्चिमी प्रांत जिसकी राजधानी थी उज्जैनी, और पूर्वी प्रांत जिसकी राजधानी थी पाटलिपुत्र, और अगला है कलिंग जिसकी राजधानी थी तोसली, ठीक है ना। संचालन के लिए सम्राट कुमारामात्य क्यों नियुक्त करता है, ठीक है ना। संचालन के लिए जो गवर्नर, जो कुमारामात्य है उसको गवर्नर बोलते हैं। वो बताओ कि वो भी गवर्नर ही थे, अशोक और उसके जो एक भाई थे सुसर, ठीक है ना, वो गवर्नर थे, ठीक है ना। कुमारामात्य क्या थे, गवर्नर थे। इनको चलाने के लिए जो हेड अधिकारी होता था क्या होता था, गवर्नर होता, उसको कुमारामात्य बोलते थे, ठीक है। ये इसको कुमारामात्य से बनकर बनाए कुमारामात्य, ठीक है ना। आगे हम लोग देखते हैं, ये जो पहले केंद्र था, केंद्र के बाद फिर क्या आता है, प्रांत। प्रांत कितने भागों में बांटा गया था, 5 भागों में, ठीक है ना। उत्तरापथ, दक्षिणापथ, पूर्वी पथ, ठीक है ना, पश्चिमी प्रांत, ठीक है ना, और कलिंग, ठीक है ना। इसको फिर आता है मंडल, ठीक है ना। प्रांत से जस्ट नीचे आता है मंडल, ठीक है, मंडल प्रशासन, ठीक है ना। इसको बोलते हैं प्रदेष्टा, ठीक है ना, प्रदेष्टा। प्रदेष्टा नामक अधिकारी होता था, ठीक है ना। कौन सा होता था, प्रदेष्टा, ठीक है ना, मंडल प्रशासन। फिर उसके बाद जस्ट नीचे आता था जिला प्रशासन, जिला प्रशासन। और जिला प्रशासन को दिखता था समाहर्ता, जो कर संग्राहक होता था। दूसरा राज्य न्यायिक अधिकारी होते थे, और युक्त पुलिस, ठीक है ना। 3 चीज को मिलती है क्या, जिला प्रशासन, समाहर्ता, रजुक और युक्त। समाहर्ता, रजुक और युक्त। समाहर्ता कौन था, कर संग्राहक अधिकारी था, ठीक है ना। और रजुक कौन था, न्यायिक अधिकारी था, ठीक है ना, न्यायिक अधिकारी था। और युक्त कौन था, पुलिस। युक्त कौन थे, पुलिस। और उसके बाद मिलते हैं नगर प्रशासन, ठीक है ना, नागरिक, जिसका हेड था नागरिक। उसके बाद कौन सा मिलता है, नगर प्रशासन, उसका हेड कौन थे, नागरिक। फिर मिलता है नीचे आते ग्राम प्रशासन, और उसका जो हेड होता था ग्रामीण कहते थे, ठीक है ना, जो उसका जो हेड होता था ग्रामीण, ठीक है। ये फिर देखिए हम लोग एक बार इसके प्रशासन को देख लेते हैं, ठीक है। इसको जानना बहुत जरूरी है, कई बार सवाल आते हैं, ठीक है। उनके पास केंद्रीकृत प्रशासन था, ठीक है ना। पहले था हेड जो सम्राट थे, और उनकी सहायता करने के लिए मंत्री परिषद अध्यक्ष थे, लगभग 30, ठीक है ना। और केंद्र को फिर उसको जो था उसको प्रांतों में विभाजित किया गया था, ठीक है ना। जो बड़े उनके सम्राट थे उनको प्रांतों में 5 प्रांत थे, उत्तरापथ, दक्षिणापथ, पश्चिमी प्रांत, ठीक है ना, पूर्वी प्रांत और कलिंग प्रांत, ठीक है ना। ये और अगला है फिर प्रांत को मंडल के प्रशासन में विभाजित किया था, जिसके जो हेड थे प्रदेष्टा, और जो प्रांत के जो हेड होते थे उसको कुमारामात्य बोला जाता था, ठीक है ना। मंडल के हेड को बोला जाता था प्रदेष्टा। फिर मंडल के नीचे जो जिला प्रशासन होते थे उसको बोलता था समाहर्ता, रजुक और युक्त बोला जाता था, ठीक है ना। वहाँ 3 प्रमुख अधिकारी होते थे, ठीक है ना। समाहर्ता जो कर इकट्ठा करता था, रजुक जो न्यायिक अधिकारी था, युक्त और पुलिस। फिर उसको नीचे जो नगर प्रशासन होता था, जिसको नागरिक बोलते थे, वहाँ प्रमुख जो व्यक्ति होते थे ना उसके हेड को, और ग्राम प्रशासन को हेड को ग्रामीण बोलते थे, ठीक है ना। अब हम थोड़ा आते हैं मौर्य राजनीतिक नियंत्रण पर आधुनिक विचार, ठीक है ना। मौर्य राजनीतिक नियंत्रण पर आधुनिक विचार ये टॉपिक है, इसको थोड़ा सा देखते हैं, ठीक है। आधुनिक विद्वानों ने मौर्य राजनीति को पूर्णतः केंद्रीकृत कहा है, ठीक है ना, जबकि कुछ विद्वान ऐसा नहीं मानते हैं। रोमिला थापर ने नियंत्रण के 3 स्वरूप बतलाए हैं, जो निम्न है। पहला, महानगरीय राज्य, ठीक है। इसके तहत मगध के आसपास का क्षेत्र आता है, जहाँ सम्राट, सेना, मंत्री आदि रहते थे। यह क्षेत्र सर्वाधिक केंद्रीकृत था, ठीक ना। इस क्षेत्र कैसा था, सर्वाधिक केंद्रीकृत था, ठीक है। और देखिए यहाँ क्या है, उन्होंने जो देखिए रोमिला जो थापर है ऐसा विद्वान नहीं माना। रोमिला थापर ने नियंत्रण के 3 स्वरूप बताए, ठीक है। पहला बताया महानगरीय राज्य, इसके तहत मगध के आसपास के क्षेत्र आता था, जहाँ सम्राट, सेना, मंत्री आदि रहते थे, और इन क्षेत्र सर्वाधिक केंद्रीकृत था। फिर अगला आता है कोर साम्राज्य, ठीक है ना। कौन सा आता है, कोर साम्राज्य। कोर साम्राज्य, इसके तहत ना तक्षशिला, कलिंग आदि आते हैं, जहाँ नियंत्रण महानगरीय राज्य जैसा नहीं था, लेकिन सेना ने अधिकारियों के बल पर यह संभव नियंत्रण की कोशिश की जाती थी, ठीक है ना। कोर राज्य,
ठीक है ना। यहाँ क्या होता है, यह तक्षशिला, कलिंग आदि आते थे, जहाँ नियंत्रण महानगरीय राज्य जैसा नहीं था, ठीक है ना। जैसे महानगर है जहाँ राजा उजा वो सब वैसा नहीं था, लेकिन सेना एवं अधिकारियों के बल द्वारा ये इसको हर संभव नियंत्रण की कोशिश की जाती थी, ठीक है ना। अगला है सीमावर्ती क्षेत्र। यह आर्विक जनजाति हो, ठीक है ना। यह आर्विक जनजाति हो ढाल क्षेत्र जबलपुर के राजमहल के बीच का क्षेत्र, ठीक है ना, का क्षेत्र था, जहाँ नियंत्रण सबसे कमजोर था, ठीक है ना। ये जबलपुर ढाल क्षेत्र था जहाँ इनका क्या था, नियंत्रण बहुत कमजोर था, ठीक है। आर्विक जनजातियों का क्षेत्र था, ठीक है ना, इसको याद रखना है। ये देखिए इसके बारे में जो है मौर्य राज से नियंत्रण जो आधुनिक विचार है, रोमिला थापा नाम के एक इतिहासकार है, जिन्होंने ना अपने 3 स्वरूप बताए, ठीक है ना। पहले महानगरीय राज, ठीक है ना, जहाँ मगध का जो क्षेत्र था ना वहाँ पर उसको कंट्रोल था और जहाँ सेना मंत्री के सब रहते थे। दूसरा था कोरे राज, जहाँ तक्षशिला, कलिंग आदि, इन पर क्या होता था, महानगरीय राज जैसा कंट्रोल तो नहीं था, लेकिन इसको जो वहाँ के अधिकारी थे उसको कंट्रोल बनाए रखते थे, ठीक है ना। और सीमावर्ती क्षेत्र, और क्या होता था ना कि यह आर्विक जनजातियों का क्षेत्र था, खासकर ढाल क्षेत्र और जबलपुर का क्षेत्र वाला इलाका, जहाँ उनका नियंत्रण काफी कमजोर था, ठीक है ना। ये अब आते हैं मौर्य अर्थव्यवस्था के बारे में हम लोग थोड़ा जानते हैं, ठीक है। तो मौर्य अर्थव्यवस्था के बारे में केंद्रीय, देखिए यहाँ क्या है, यह केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था था, ठीक है ना। यहाँ के हम लोग अभी क्या पढ़ेंगे, कृषि के बारे में, उद्योग के बारे में, व्यापार वाणिज्य और श्रेणी के संगठन के बारे में, ठीक है ना। यहाँ ठीक है ना, कृषि, उद्योग, व्यापार वाणिज्य, श्रेणी, जनरली अर्थव्यवस्था में हो जाएगा। देखिए कृषि में क्या था, स्वतंत्र किसान द्वारा खेती होती थी, ठीक है ना। राज्य द्वारा खेती कराया था ना, इसको सीता भूमि और सीता अध्यक्ष कहते थे, ठीक है। अगर राज्य द्वारा जो खेती करवाई जाती थी उसको क्या बोला जाता था, सीता भूमि, और उसके अध्यक्ष को क्या कहा जाता था, सीता अध्यक्ष, ठीक है ना। इसको याद रखिएगा, सीता अध्यक्ष, ठीक है। खेतों के जो भूमि के लैंडलॉर्ड के हेड होते थे, देखिए कृषि 2 तरह का था, स्वतंत्र किसानों द्वारा होती थी और राज्य द्वारा होता था, ठीक है ना। राज्य द्वारा जो होता था, जो भूमि थी, जो राजकीय भूमि थी उसको सीता भूमि कहा जाता था और उसके हेड को सीता अध्यक्ष, ठीक है। और एक बार अब हम लोग आगे थोड़ा सा देखते हैं। उद्योग जो थे वो जो माइन से नमक है, शराब, जंगल, ठीक है ना, उद्योग, इन सारे देखो, इस नमक से उनको बहुत सारी चीज़, सॉरी नमक से वो बनाते थे, और जंगल का लकड़ियों का उपयोग करते थे, और यहाँ राज्य का पूर्ण नियंत्रण है, ठीक है। इन उद्योग पर जो था ना, देखिए यहाँ ये सब जितने भी उद्योग थे माइंस पर, यहाँ कोई निजी व्यक्ति का नहीं था ये, बल्कि राज्य का ही कंट्रोल था। ये सारे राज्य माइंस, नमक, शराब और जंगल पर कौन चलाते थे, जो वहाँ के शासक होते उन्हीं के द्वारा संरक्षण में ही चलाया जाता था। किस पर, माइंस, नमक, शराब और जंगल पर, ठीक है ना। यहाँ निजी व्यक्ति के हाथ में नहीं था। अब सामाजिक स्थिति के बारे में थोड़ा सा जानते हैं, ठीक है। सामाजिक स्थिति में वर्ण व्यवस्था पूर्व की भांति विद्यमान थी, ठीक है ना। वर्ण व्यवस्था कैसी थी, पूर्व की भांति क्या थी, विद्यमान थी। महिलाओं की स्थिति जानते हैं तो उच्च वर्ग की अच्छी स्थिति थी और निम्न वर्ग की जो है सामान्य पिछड़ा, ठीक है ना। वर्ण व्यवस्था की पूर्व स्थिति, सामाजिक स्थिति में देखिए वर्ण व्यवस्था पूर्व की भांति विद्यमान थी, ठीक है ना। महिलाओं की स्थिति बोले तो उच्च वर्ग की जो महिलाएं थी उनकी अच्छी स्थिति थी, और निम्न वर्ग की महिलाएं सामान्य पिछड़ा था, उनका बहुत कुछ स्थिति अच्छी नहीं थी। उच्च पद पर महिलाओं की नियुक्ति की जाती थी, हमको साक्षी मिले, ठीक है। महिलाओं को अर्थशास्त्र, तलाक पर, अर्थशास्त्र तलाक का अधिकार देता है, ठीक है ना। अर्थशास्त्र में जो लिखा गया है उनको तलाक का अधिकार देता है, लेकिन कुछ कारण बताया गया था, ठीक है ना। अगला है जो दास प्रथा विद्यमान थी, ठीक है ना। अर्थशास्त्र ने 9 प्रकार के दासों का वर्णन किया, ठीक है ना। 9 प्रकार के दासों का वर्णन किया, और अशोक का भी लेख का चर्चा है, ठीक है ना। अशोक का लेख का क्या है, यहाँ चर्चा है, ठीक है ना, ये इसको। और मेगास्थनीज की जो जाति है, ठीक है ना, मेगास्थनीज की जाति 7 जाति, ठीक है ना। मेगास्थनीज की ने बताया था कितना, 7 जाति, जबकि वो इसमें 9 प्रकार के, सॉरी मेगास्थनीज की जाति कितनी है, 7। वो जो मेगास्थनीज बताते हैं कि यहाँ दासों की स्थिति बहुत अच्छी है, ठीक है ना, यहाँ दास नहीं हुए, लेकिन यहाँ दासों की स्थिति उन्होंने देखी नहीं थी ना, तो नहीं बता। दार्शनिक, किसान, योद्धा, शिकारी, पशुपालक, शिल्पी, कारीगर, अमत्य और वर्षक, दोनों 7 जाति बताए थे। क्या दार्शनिक, किसान, योद्धा, पशुपालक, शिकारी, कारीगर के बारे में बताता। वर्गीकरण सही नहीं है, ठीक है ना। व्यवसाय को जाति कहता है, ठीक है ना। ये किसको, जो व्यवसाय है ना, पशुपालक, शिकारी, इसको क्या कहते हैं, वो जाति कहते हैं, ठीक है ना। तो इनके बारे में जो सामाजिक स्थिति के बारे में, वर्ण व्यवस्था पहले की भांति थी। महिलाओं की स्थिति देखिए, उच्च वर्ग की महिलाओं को अच्छी स्थिति थी, निम्न वर्ग में कुछ विशेष स्थिति अच्छी सही नहीं थी। दास प्रथा विद्यमान थी। 9 प्रकार के दासों का अर्थशास्त्र में उल्लेख है, ठीक है ना। कितने प्रकार का उल्लेख है, याद रखिएगा। अर्थशास्त्र में कितने प्रकार के दासों का उल्लेख है, तो 9 प्रकार का, ठीक है ना, ये याद रखिएगा। और है जो है मेगास्थनीज की जो जाति है, ठीक है ना, अशोक के लेख चर्चा है, ठीक है ना, सॉरी मेगास्थनीज की जो जाति है 7 जाति, ठीक है ना, उसके बारे में बताते हैं। लेकिन ये जो है ना वो व्यवसाय के आधार पर है, लेकिन ये जाति को नहीं दिखाते, ठीक है ना। उन्होंने क्या बनाया, दार्शनिक, किसान, योद्धा, शिकारी, पशुपालक, शिल्प, कारीगर, अमर्त्य पर, ठीक है। अब आते हैं मौर्य संस्कृति कला के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। मौर्य संस्कृति कला के बारे में हम लोग देखते हैं। क्या यहाँ दो तरह की आपको कला दिख रही है, एक राजकीय कला मिलेगी, ठीक है ना, और एक लोक कला, ठीक है ना। राजकीय कला और लोक कला। राजकीय कला में क्या था, राजप्रसाद महल के बारे में, ठीक है ना। राजकीय प्रसाद जो कुम्हारार है,
एक जगह है पटना कुम्हरार, ठीक है ना, रहार, ठीक है ना, कुम्हरार, ये राजप्रसाद महल वहाँ मिला है। स्तूप है जो 84,000 स्तूपों को अशोक ने निर्माण करवाया था, उसके बारे में जानकारी। गुफाएं बिहार में गया नामक स्थान पर पहाड़ियों में बराबर, ठीक है ना, पहाड़ियों में बराबर की गुफाओं में अशोक द्वारा निर्मित ऐसा मिलता है, ठीक है ना। फिर से नागार्जुनी की पहाड़ियों में 3 गुफाओं दशरथ द्वारा निर्मित है, ठीक है ना। नागार्जुनी की पहाड़ियों में 3 गुफाएं क्या है, दशरथ द्वारा निर्मित है। स्तंभ के बारे में, ठीक है, स्तंभ के बारे में हम लोग देखिए, स्तंभ अभिलेख के बारे में देखिए। राजकीय कला में क्या मिलता है, राजप्रसाद जो उनका महल था, स्तूप के बारे में, गुफाओं के बारे में, ठीक है ना, और स्तंभ के बारे में। गुफाओं में 2 चीज को याद रखना है, बराबर की पहाड़ी और ये अशोक द्वारा निर्मित की गई जो बराबर की गुफा है वहाँ अशोक द्वारा निर्मित की गई थी। और नागार्जुनी की पहाड़ी में 3 गुफाएं दशरथ द्वारा निर्मित है, ठीक है ना। नागार्जुनी की पहाड़ी में दशरथ द्वारा बनाए गए थे 3 गुफा, और बराबर की पहाड़ी में 4 गुफा किसके द्वारा बनाया गया था, अशोक के द्वारा, ठीक है ना। 4 गुफा किसके द्वारा बनाया गया था, अशोक के द्वारा, ठीक है। और नागार्जुनी पहाड़ी में 3 गुफा किसके द्वारा बनाया गया था, दशरथ के द्वारा। लोक कला याद रखिए, लोक कला में क्या है, यक्षिणी की प्रतिमा है, ठीक है ना। यक्षिणी की प्रतिमा मिली है, धौली का हाथी मिला है, धौली का हाथी मिलता है, और मृण मूर्तियां मिली है, ठीक है ना। धौली का हाथी और मृण मूर्तियां, इसको याद रखिए। यक्षिणी की प्रतिमा है, धौली की हाथी और मृण मूर्तियां, ठीक है ना, ये इसको याद रखना है, ठीक है ना। धौली की हाथी, मृण मूर्तियां और यक्षिणी, ऐसा हमको क्या मिला है, लोक कला। राजकीय कला और लोक कला में बांटा गया था, जिसमें आपको देखिए राजप्रसाद, स्तूप और गुफा स्तंभ का मिला है, ठीक है ना। यहाँ 2 तरह की गुफा याद रखना, बराबर की गुफा और नागार्जुनी। नागार्जुनी को दशरथ ने बनाया था 3 गुफा, और बराबर को अशोक ने बनाया था 4 गुफा, ठीक है ना। और लोक कला में यहाँ हमें यक्षिणी की प्रतिमा मिलती है, धौली का हाथी का वर्णन मिलता है, और मृण मूर्तियां का, ठीक है ना। अब हम लोग आगे देखते हैं, थोड़ा सा है बस, ये खत्म हो जाएगी, ठीक है ना। आप लोग 5-10 मिनट रुक जाओ, ठीक है। ये राजकीय कला में जो है चंद्रगुप्त का जो राजप्रसाद या महल है, इरियन, पायन, हवेनसांग आदि ने पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त मौर्य के विशाल महल की चर्चा की। आधुनिक काल में डीबी स्कूनर ने उत्खनन द्वारा पाटलिपुत्र कुम्हरार से 80 पाषाण स्तंभों का निचला हिस्सा प्राप्त किया था, ठीक है ना। माना जाता है कि वह चंद्रगुप्त का महल जो बड़े बड़े पाषाण स्तंभों पर गया था, लकड़ी का इस्तेमाल कर बनाया गया था, ठीक है ना। बड़े बड़े जो क्या होते हैं ना, स्तंभ जो होते हैं, पिलर है, उनको मिले, ठीक है ना। 80 पाषाण स्तंभों का निचला हिस्सा उनको क्या होता है, मिलता है, ठीक है ना। किसके द्वारा ने, डीबी स्कूनर, ये भी याद रखिए, किसने उत्खनन करवाया, डीबी स्कूनर ने, ठीक है ना, डीबी स्कूनर ने। और राजप्रसाद के बारे में उल्लेख कौन कौन किया है, एरियन, फाहियान और हवेनसांग, याद रखिए, एरियन, फाहियान और हवेनसांग, ठीक है ना। एरियन, फाहियान और हवेनसांग बहुत सारे किए हैं, लेकिन इनका भी याद रखें, ठीक है ना। और मेगास्थनीज भी वर्णन करता है, ठीक है ना, ये सब। आगे हम लोग देखते हैं स्तूप। जो बौद्ध परंपरा के अनुसार अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया। अशोक द्वारा निर्मित स्तूपों को सांची, भरहुत दोनों एमपी में, ठीक है। धर्म राजिता, ठीक है ना, ये तक्षशिला में, और चौखांडी सारनाथ में, एवं बोध गया का स्तूप महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। कहाँ का स्तूप महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिए, सांची, भरहुत का, फिर धर्म राजिता, चौखंडी और बोध गया का, ठीक है। चौखंडी एवं बोध गया का स्तूप, ठीक है ना। चौखंडी कहाँ है, सारनाथ में है, बोध गया बिहार में है, और धर्मराजिता कहाँ है, तक्षशिला में है, ठीक है ना। धर्मराजिता कहाँ है, तक्षशिला में, इनके बारे में मिलता है, ठीक है ना। ये कुछ महत्वपूर्ण स्तूप है, ठीक है, इसको जानकारी आप रखिए, ये रखिएगा। सांची, भरहुतोला तो आप जानते ही हैं, कई बार पूछता भी है। और धर्मराजिता का भी नाम आप जानते हैं, ठीक है ना, कहाँ है, मेन चीज़ कहाँ है ये, और चौखंडी का भी, ठीक है ना। बाकी बोध गया तो जनक आपको गया पड़ जाएगा बिहार। 3 यहाँ अगला है गुफा। सर्वप्रथम मौर्यों ने पहाड़ी को काटकर क्या किया, गुफाओं का निर्माण कराया। अशोक द्वारा बराबर की पहाड़ी को कुल 4 तथा दशरथ द्वारा नागार्जुनी पहाड़ी को कुल 3 गुफाओं का निर्माण करवाया, ठीक है ना। ये सभी गुफाएं केवल आजीविकों को दान में दी गई थी, मौर्य कालीन पॉलिश भी किया हुआ, ठीक है ना। किनको दी गई थी, आजीविकों को, याद रखिएगा। यहाँ जो भी ये लोग गुफा बनाए थे वो आजीवक संप्रदाय को दिए थे, ये याद रखिएगा, ठीक है ना। ये हम लोग आगे देखते हैं। अशोक द्वारा निर्मित गुफाएं बराबर की जो पहाड़ी पर है, सुदामा, ये नाम याद, सुदामा, विश्व झोपड़ा, लोमस ऋषि और कर्ण चौपर, इनका नाम याद रखिएगा, ठीक है ना। जो 4 गुफा उन्होंने बनाया है ना, उनका नाम है सुदामा, विश्व झोपड़ी, लोमस ऋषि और कर्ण चौपर, ठीक है ना। सुदामा, विश्व झोपड़ी, लोमस ऋषि और कर्ण चौपर, ठीक है। आगे दशरथ द्वारा निर्मित जो नागार्जुनी पहाड़ी पर है, क्या है उसमें, भयिका, बड़ितिका और गोपिका, ठीक है ना। दशरथ द्वारा निर्मित जो गुफाएं हैं, भयिका, बड़ितिका और गोपिका, ठीक है ना। बहिका, बड़ितिका और गोपिका, ये आपको नाम थोड़ा हो सकता है शुरू बार में इसको पढ़ेंगे, फर्स्ट टाइम कुछ नाम होते हैं, जैसे मैं भी पढ़ रहा हूँ तो कुछ ऐसे नाम मिल रहे हैं जिसमें से पहली बार तो दिक्कत हो सारी है, ठीक है ना। तो आप जब इसको पढ़ लेंगे तो इसमें बहिका, बड़ितिका और गोपिका, ठीक है ना। और जो अशोक द्वारा निर्मित है, सुदामा, विश्व झोपड़ा और लोमस ऋषि और कर्ण चौपर, और जो दशरथ द्वारा बहिका, बड़ितिका और गोपिका, ठीक है। ये नागार्जुनी पहाड़ी पर, वो बराबर पहाड़ी पर। आगे में देखते अशोक के स्तंभ, ठीक है ना। तो अशोक के स्तंभ ने कई स्तंभों का निर्माण करा है, जो कला के महत्वपूर्ण उदाहरण है। कला के दृष्टिकोण से इन्हें 4 भागों में बांटा गया। जो अशोक का स्तंभ है उसको कितने भागों में बांटा गया, 4 भागों में बांटकर अध्ययन किया जाता है, ठीक है ना। एक देखिए, एक है, थोड़ा सा इसको देखिए, यहाँ आप
इसे देखते हैं, ठीक है ना। ये एक जो है ये एक स्तंभ है, इस पर दिखाया गया। देखिए ये क्या है, यहाँ ये एक पिलर का एकास्म पॉलिश से क्या किया गया, एकास्म प्लस पॉलिश चित्तीदार बलुआ पत्थर द्वारा क्या है, ये पत्थर निर्मित है, ठीक है। ये स्तंभ निर्मित एकास्म है, एक ही पत्थर से बनाया गया, ठीक है ना। पॉलिश किया हुआ चित्तीदार बलुआ पत्थर है, ठीक है ना। इसको और इस पर लेख उत्कीर्ण किया, ठीक है ना। ये मोर प्रतीक जो है ना, मोरे का प्रतीक मोर, ठीक है ना। उसको ये एस-टी दंड साफ, ठीक है। और जो शीर्ष पर क्या है, एक जानवर का है, यहाँ पीठिका है, ठीक है ना। यहाँ कुछ बैठा हुआ है और उस पर इसको पीठिका बोलते हैं। और इस पर क्या बनाया गया, जानवर का चित्र बनाया गया, ठीक है। और यहाँ कमल उल्टा ये लगाया गया है, ठीक है ना, कमल घंटा, ठीक है ना ये। और 4 चक्र हैं, ठीक है ना, 4 क्या है, चक्र हैं। बैल, हाथी, शेर, घोड़ा का चित्र है, ठीक है ना। बैल, हाथी, शेर, घोड़ा, ठीक है। किसका है, बैल, हाथी, शेर, घोड़ा का है ये। और इसको जो है ना, इसको दंड बोलते हैं या एस-टी बोला जाता है, ठीक है ना। ये 1 शेर, 4 शेर, बैल, हाथी का ऐसा कुछ इनमें क्या होता है, वर्णन मिलता है, ठीक है ना। आपको देखिए ये इस तरह का देखो एकास्म पत्थर से मिलता है और चित्तीदार बलुआ पत्थर से ये है निर्मित, ठीक है ना। और पॉलिश किया हुआ है, ठीक है ना। और इस पर लिखा हुआ है मोर का प्रतीक है, ठीक है ना। जो मौर्य का प्रतीक था, मौर्यकालीन का, ठीक है ना। और यहाँ पर जो जानवर हैं, 4 चक्र, बैल, हाथी, शेर, घोड़ा का चित्र ऐसा मिलता है, ठीक है ना, मूर्ति है, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा आगे देखते हैं, लोक कला के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो लोक कला में क्या मिलता है, यह छेछनी की प्रतिमा। मौर्य कला में आम लोगों को द्वारा काफ़ी बेहतर यह छेछनी की प्रतिमाएं को बनाया जाता था। आम लोग उनकी पूजा करते थे सभी धर्मों में, हिंदू, बौद्ध, चाहे जैन। यह छेछनी की पूजा विद्यमान थी, ठीक है, सभी धर्मों, चाहे बौद्ध हो, जैन हो। ये इसमें दीदारगंज, पटना, ठीक है, की चामर ग्राहिनी यक्षिणी, चामर ग्राहिनी यक्षिणी तथा परखम मथुरा की यक्ष प्रतिमा का कला की दृष्टि से काफ़ी सुंदर है। चामर ग्राहिनी यक्षिणी यह कहाँ से, दीदारगंज, पटना से मिला है, इसको याद रखिए। चामर ग्राहिनी यक्षिणी, ठीक है ना, चामर ग्राहिनी यक्षिणी। और तथा परखम जो है, परखम जो है कहाँ से मिलता है, ये जो प्रतिमा मिलती है मथुरा से, ठीक है ना। इसको दो, दीदारगंज से चामर ग्राहिनी और परखम कहाँ से मिलता है, मथुरा से। इसको आप काफ़ी, ये जो है कला की दृष्टि से काफ़ी सुंदर है। फिर जस्ट आते हैं धौली का हाथी। धौली का पहाड़ी उड़ीसा में है। धौली का पहाड़ी कहाँ है, उड़ीसा में। पर आम लोगों द्वारा हाथी की प्रतिमा पत्थर काट कर बनाई गई थी, ठीक है ना। आम लोगों द्वारा जो हाथी की प्रतिमा है, पत्थर को काट कर बनाई गई थी। ऐसा बना है जैसे कि मानो हाथी पहाड़ी से निकल रहा, ये ऐसा बना जैसे मानो क्या है, हाथी पहाड़ी से क्या हो रहा है, निकल रहा, ठीक है ना। ये इसको पहाड़ी से काट कर बनाया गया था, वहाँ के लोकल लोगों ने बनाया था, ठीक है ना। आम लोगों द्वारा बनाया था। धौली की पहाड़ी, ठीक है ना, उड़ीसा से मिला है, ठीक है ना। ऐसा बनाया गया जैसे मानो कि हाथी उससे पहाड़ से निकल रहा, ठीक है ना। धौली का हाथी कहाँ है, उड़ीसा में, इसको याद रखिए। फिर आगे मिलता है मृद मूर्तियाँ, ठीक है ना। मौर्य काल में भारी संख्या में मिट्टियों की मूर्तियाँ मिली है जो काफ़ी कलात्मक है। स्त्री, पुरुष, पशु, पक्षी की मूर्तियाँ, ठीक है ना। ये मिट्टी की मूर्तियाँ कुछ लोग क्या होता था ना, कई बार पका देते थे, तो उसी को क्या बोलते थे, मृद मूर्तियाँ, ठीक है ना। टेराकोटा भी उनको शायद बोला जाता, ठीक है। और इसमें स्त्री, कुछ पशु पक्षी की मूर्तियाँ मिलती है, ठीक है। अशोक के स्तंभों पर विदेशी प्रभाव का मुद्दा थोड़ा हम लोग देखते हैं आगे। कुछ विद्वानों ने अशोक के स्तंभों को ईरानी प्रभाव से विकसित बतला है, ठीक है ना। अशोक के स्तंभों पर विदेशी प्रभाव का मतलब है, कुछ विद्वानों ने क्या बताया, अशोक के स्तंभों किस प्रभाव से विकसित बतलाया है, तो ईरानी प्रभाव, ठीक है ना। उस पर इसको याद रखना, ईरानी प्रभाव याद है, ठीक है। सुमा तथा एक पतना में मौर्यों के पहले स्तंभ का निर्माण हुआ, ठीक है ना। सुसा तथा एक पतना में मौर्यों का पहले स्तंभ का निर्माण हुआ। मौर्यों ने इसका अनुकरण कर स्तंभ बनाया। मौर्यों ने इसका अनुकरण कर क्या बनाया, स्तंभ। देखिए कहा जाता है कि जो स्तंभ है ना, इस पर विदेशी प्रभाव, ठीक है ना। सुसा एवं एक पतना में क्या था, मौर्यों के पहले स्तंभ का निर्माण हुआ, ठीक है ना। मौर्यों से पहले स्तंभ ये कहाँ थे, ईरान में थे, ठीक है ना। सुसा में एक पतना में, ये ईरान में। और उसी से बोलते हैं कि उन्होंने मौर्यों ने उसका अनुकरण किया। अशोक के स्तंभ पर बने घंटे की भांति वहाँ भी एक घंटा है। जैसे हाँ, अशोक के बने घंटा है ना, वहाँ भी एक घंटा है जो पहले से है, ठीक है ना, जो पहले से है। दोनों स्तंभों के शीर्ष पर मूर्तियाँ बनी, दोनों स्तंभों के शीर्ष पर क्या है, मूर्तियाँ बनी हुई, वहाँ भी बना और यहाँ भी बना, ठीक है ना। ये विदेशी मत, देखिए ये क्या था, इसमें कुछ बताया गया था कि ईरानी प्रभाव को देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, सूसा में, पटना में जो मौर्य के पहले भी थे, उन्होंने भी जैसे अशोक पर घंटे का भांति यहाँ भी क्या मिलता है, घंटा मिलता है, ठीक है ना। दोनों स्तंभों के शीर्ष पर क्या है, मूर्तियाँ बनी हुई है, ठीक है। अब देखते हैं विदेशी मत, ठीक है। विदेशी मत क्या है, विद्वानों का एक वर्ग अशोक के स्तंभों पर ईरानी प्रभाव को नहीं देख मानता, ठीक है ना। क्या बनता है, जो क्या बोलता है ना, अशोक के स्तंभ पर जो है ना ईरानी प्रभाव को नहीं मानता। उसका तर्क है कि अशोक के स्तंभ स्वतंत्र स्तंभ है। अशोक के जो स्तंभ है कैसा है, स्वतंत्र स्तंभ है। जबकि ईरानी स्तंभ क्या है, स्वतंत्र नहीं है, बल्कि वो भवन के भाग में बने हैं। और अशोक जो है ना, ये भवन के बाहर ही बना, ठीक है ना। अशोक के स्तंभ एकाश में है, जबकि ईरानी स्तंभ कई टुकड़ों में बने, ठीक है ना। अशोक का स्तंभ जो क्या है, एकाश में, और ये कई टुकड़ों में बने हैं। इसमें बांसुरी नुमा छिद्र मिलते हैं तथा उसमें क्या मिलता है, बांसुरी नुमा छिद्र मिलते हैं, ठीक है ना। किसमें, ईरानी स्तंभ में ये। जबकि अशोक में ऐसा नहीं है, ठीक है ना। अशोक के स्तंभ में ऐसा नहीं है, ठीक है ना।
अशोक के स्तंभ पर घंटा न होकर उल्टा कमल बना, ठीक है ना, यहाँ घंटा नहीं है, उल्टा कमल बना हुआ है। पीठिका पर जो जानवर है बैल, हाथी, घोड़ा, शेर, इसमें देखिए 4 जन है, बैल, हाथी, घोड़ा, शेर। इसको याद रखो, बैल, हाथी, घोड़ा, शेर, ये सभी भारतीय बैल तथा हाथी वैसे ही है जैसे हड़प्पा में दिखाई देते हैं, ये जैसे पहले थे वैसे ही बने, ठीक है ना। ये कहने का मतलब है जो विदेशी साहित्यकार बोलते हैं ना, स्वदेशी मत, कई विदेशी लोग बोलते हैं ना कि ये जो है ना कि सुसा में पतनम जो बना ना उसी के भांति यहाँ लोग क्या ये लोग ग्रहण किए हैं बनाए, लेकिन स्वदेशी जो मत है बताया कि नहीं कि वहाँ दोनों में डिफरेंस है, ठीक है ना। उसकी जैसा नहीं दिखता हमारा मत, वो जो बनाया है ना वो स्वतंत्र नहीं है, वो घर के साथ उनको मिलता है, लेकिन बल्कि भवन के भाग के रूप में बने, लेकिन हमारे यहाँ भवन के भाग के रूप में नहीं बने, ठीक है ना। अशोक के जो एकाश में जो स्तंभ है वो ईरानी स्तंभ के कई टुकड़ों, ईरानी जो स्तंभ कई टुकड़ों में बनते हैं, जबकि यहाँ नहीं, एकाश में हम लोग का, ठीक है ना। ये यहाँ का जो अशोक वाले बने थे, अशोक ने स्तंभ पर घंटा ना होकर उल्टा कमल बनाया, ठीक है ना, ये भी है। और 4 बैल, हाथी, घोड़ा, शेर का मिलता है, ठीक है ना, चित्र मिलता है जैसे सिंधु सभ्यता में मिलता था, ठीक है ना। ऐसे मूल्यांकन देखिए क्या किया गया, अशोक का स्तंभ और ईरानी स्तंभ, देखिए ईरानी स्तंभ बना और ये अशोक का स्तंभ बना। तो यहाँ देखिए ईरानी स्तंभ तथा अशोक स्तंभों का विश्लेषण तार्किक ढंग से किया जाना चाहिए। यह सही है कि मौर्यों से पहले ईरानियों ने स्तंभ बनवाए थे। ईरानी प्रभाव संस्कृति प्रभाव के रूप में हो सकते हैं, यह स्वदेशी शिल्पियों का कौशल तथा श्रम का परिणाम है, ठीक है ना, किनका श्रम तथा कौशल का परिणाम है, स्वदेशी ढंग से विकसित हुआ है। और ऐसा नहीं है कि शिल्पियों ने अंधाधुंध नकल किया है, बल्कि हमने नकल नहीं किया, हो सकता है उसको संस्कृति प्रभाव पड़ा हो, लेकिन हमने हमारी जो है हमने उसमें काफ़ी मॉडिफाई किए हैं, हमने क्या हमारा बिल्कुल नया है जो कि उनसे हमारा बेहतर है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन है अशोक, ठीक है, ये अब सारे ये, ठीक है। देखिए अशोक के स्तंभों में जो तकनीक थी, ठीक है ना, उसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। अशोक के स्तंभों की तकनीक के थोड़ा बारे में देखते हैं। इसमें एकाश में कहीं भी जोड़ा नहीं है, ठीक है ना। दूसरा शीर्ष पर कमल है, पीठिका है, फिर उसके बाद जानवर और चूल्हे पर कराकर स्तंभ के साथ फिर किए गए हैं, ठीक है ना। चूल्हे काटकर सॉरी, ठीक है, जानवर है उस पर बैठा हुआ, ठीक है ना, एक स्तंभ है उस पर ये कमल का उल्टा पिक्चर है और पीठिका लगाएगा और उस पर जानवर है। उद्देश्य राजकीय वैभव प्रदर्शन, किस लिए बनाया जाता है, राजकीय वैभव प्रदर्शन के लिए, जनता को समाज देने के लिए, ठीक है ना, एक तरह से कि उस पर कुछ लिखा होता था, ठीक है। और धर्म नीति के प्रति लोगों का समर्थन जुटाना, तो हम लोगों के प्रति समर्थन जुटाना, उद्देश्य ठीक है, राजकीय वैभव दिखाना, ठीक है ना, और जनता से समाज के लिए, ठीक है ना, जनता से समाज के लिए, और धर्म नीति के प्रति लोगों का समर्थन जुटाना, ठीक है ना। ये आगे देखते हैं। देखिए आयाम क्या थे, दार्शनिक, राजनीतिक, तकनीक, दार्शनिक थे, राजनीतिक थे, तकनीकी और सामाजिक थे, इन चीज़ों पर उसको बल देने के लिए, ठीक है ना। ये अब थोड़े देखते हैं मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण क्या थे। अशोक की इसमें अशोक की भूमिका लोग मानते हैं, कई बार होता है एचपी शास्त्री और राय चौधरी, ये दो लोग जो है इनके मानते हैं अशोक की नीति ने ब्राह्मण विरोधी थी। अशोक की जो नीति, एचपी शास्त्री मानते हैं अशोक की नीति कैसी थी, ब्राह्मण विरोधी थी, ठीक है ना। और उसके बाद जो है राम चौधरी बोलते हैं शांति अहिंसा की नीति के कारण सेना निष्क्रिय था, ठीक है ना, क्योंकि वो धर्म की नीति पर आ चुके थे, शांति और सहिष्णुता के पाठ के लेकर बोलते कि वो सेना की निष्क्रियता को, क्योंकि उन्होंने सेना में शायद कमी की, ऐसे लेकर उनको ने ये माने। ये राय चौधरी का मत है, ठीक है ना। और एचपी शास्त्री का क्या मत है, अशोक की नीति ब्राह्मण विरोधी थी, इसको लेकर क्या हुआ उनका डिक्लाइन किया, ठीक है ना। अशोक की भूमिका मिलते हैं एचपी शास्त्री और राय चौधरी। एचपी शास्त्री का कहना है कि उनकी नीति ब्राह्मण विरोधी थी, और राय चौधरी का मानना है कि जो उन्होंने सेना को क्या कुछ की शांति और अहिंसा की नीति अपनाने से हो सकता है और कि वो सेना में बड़ी कटौती है। दूसरा है आर्थिक कारण, डीडी कोशाम्बी इसको माना है, ठीक है ना। आर्थिक कारण को माना है डीडी कोशाम्बी, और राजनीतिक और प्रशासनिक कारण कौन माने, रोमिला थापा। राजनीतिक और प्रशासनिक कारण क्या माने, रोमिला थापा। अशोक के बाद अयोग उत्तराधिकारी, यही सबसे लोकप्रिय मत है, ठीक है ना। अशोक के बाद सबसे लोकप्रिय मत है, ठीक है ना। मतलब कि जो अधिकारी हैं वो अच्छे नहीं है, ठीक है ना, उत्तराधिकारी। भौतिक संस्कृति का मगध के बाहर प्रसार, आर्य शर्मा, ठीक है ना। भौतिक संस्कृति का मगध के बाहर प्रसार, ठीक है ना, ये ठीक है ना। बौद्धिक संस्कृति का मगध के बाहर प्रसार, ये कौन माने, आर्य शर्मा। एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं अशोक की भूमिका कौन माने, एचपी शास्त्री, ठीक है ना। और जो आर्थिक कारण है किसको माने, डीडी गोस्वामी ने। राजनीतिक और प्रशासनिक कारण कौन माने, रोमिला थापर, ठीक है ना। और अशोक के बाद जो अयोग उत्तराधिकारी है जिसको कौन माने, लोकप्रिय मत है, ठीक है ना, समझ में आए। आर्थिक कारण किसको माने हैं, डीडी गोस्वामी, याद रखिए डीडी गोस्वामी। और एचपी जो अशोक की भूमिका को दो लोग माने, एचपी शास्त्री और राय चौधरी। एचपी शास्त्री कहते हैं ब्राह्मण विरोधी थे, और ये जो बोलते हैं राय चौधरी क्या बोलते हैं, वो सेना की निष्क्रियता, ऐसा ना तथा। और आर्थिक कारण डीडी गोस्वामी, राजनीतिक और प्रशासनिक कारण कौन माने, रोमिला थापर, ठीक है ना, इनका नाम याद है। राजनीतिक और प्रशासनिक कारण कौन माने, रोमिला थापर, और ये आर्थिक कारण डीडी गोस्वामी। अशोक के बाद अयोग उत्तराधिकारी कौन थे, लोकप्रिय मत सबसे ज़्यादा है, ठीक है ना। ये दार्शनिक और धर्म नीति, ये ऐसा कुछ था, ठीक है ना। अभी हम लोग एक बार थोड़ा सा कंसोलिडेट कर लेते हैं, हम लोग जो अभी पढ़ा ब्रीफ में 5 मिनट में ये सारे हो जाएंगे, ठीक है ना। देखिए टाइम तो लगा इस वीडियो में, लंबा तो है, लेकिन इसमें क्या है कि आप बहुत सारी जानकारी आपको यहाँ से मिलेगा और पूरे डिटेल से आपको ये अपने
एक एक पहलू को समझाऊंगा, ठीक है। ठीक है, हम पढ़ रहे थे मौर्य डायनेस्टी के बारे में। हमने इनका जो शासनकाल होता है 321 से क्या 185 बीसी के आसपास, ठीक है। इनके बारे में हमने क्या जाना, इनके इतिहास के स्रोत क्या थे, राजनीति क्या थे, मौर्य के जो शासक में समाज की अर्थव्यवस्था और संस्कृति और कला के बारे में, ठीक है। इतिहास के स्रोत पर हमने देखा कि देसी और विदेशी, ठीक है ना। तो देसी में जो देसी साहित्य थे उस पर हमने पहले देखिए इतिहास को साहित्यिक और पुरातात्विक स्रोतों में बांटा गया। फिर साहित्यिक स्रोत को दो भागों में देसी और विदेशी पर बांटा गया, ठीक है। तो देसी में जो थे वो जो धार्मिक ग्रंथ है और अर्थशास्त्रों द्वारा जो लिखे थे उनके चाणक्य ने, और सारी पुस्तकें थी जो थी उससे जानकारी मिलती है। और विदेशी में सिकंदर के समय के लेखक जो मेगास्थनीज आए थे, इंडिका लिखा मौर्य, और फिर मौर्य के बाद के लेखक जो आए। फिर पुरातात्विक स्रोत में क्या सिक्के उत्खनन से मिला, फिर अभिलेख मिला जो अशोक के पूर्व का अभिलेख और अशोक का अभिलेख, ये काफ़ी महत्वपूर्ण था, ठीक है ना। गैर धार्मिक स्रोतों में थे अर्थशास्त्र के बारे में जिसे कौटिल्य ने, ठीक है ना, उसमें बताया कि 15 अधिकरण और 180 अधिकरण में बटा है, ठीक है ना ये। और आर्य शर्मा इसको मैसूर से 1905 में प्राप्त किया था, ठीक है ना ये। फिर से हमने अर्थशास्त्र में सप्तांग सिद्धांत का वर्णन है, उन्होंने बताया था कि स्वामी होना चाहिए, अमत्य होना चाहिए, जनपद होना चाहिए, कोष, दूर, बल, मित्र के बारे में इसमें उन्होंने ये किया है। तो जनरली वो प्रशासन और लोक प्रशासन पर ये पुस्तक थी। उसके बाद मिलता है मुद्रा राजशास्त्र जिसे विशाख द्वारा लिखी गई थी गुप्तकालीन रचना, ठीक है ना। जो चंद्रगुप्त चाणक्य की कहानी इसी में, ठीक है ना। 10 कुमार चरित्र है, ठीक है ना। दंडिन की रचना है, इसमें पाटलिपुत्र को 10 कुमारों का वर्णन है, ठीक है। फिर अगला है रास्तनगिनी जो कश्मीर के लेखक कल्हण की रचना 1200 ईस्वी में मिलती है, ठीक है। फिर धार्मिक स्रोतों में है, धार्मिक स्रोतों में मौर्य की उत्पत्ति के बारे में बताया गया, ठीक है ना। इसमें ब्राह्मण साहित्य में धर्मसूत्र और पुराण है जिसमें मौर्य को सूत्र बताया गया है। बौद्ध साहित्य में कथावथु और मिलिंदपनो, कथावथु और मिलिंदपनो नागसेन द्वारा रचित है, कथावथु मोगालीपुत्र से लेखक द्वारा, ठीक है ना। और एक जातक कथा भी यहाँ मिलता है। जैन साहित्य में कल्पसूत्र और परिशिष्ट वर्मन, कल्पसूत्र भद्रबाहु द्वारा और परिशिष्ट वर्मन हेमचंद्र द्वारा, ठीक है ना। इसके बारे में इनकी जानकारी यहाँ से मिलती है, ठीक है ना। विदेशी विवरण में देखिए सिकंदर के समकालीन जो थे, ठीक है ना, एरिस्टिबुलस, नियार्कस, एनासीक्रिस्टस, ठीक है ना। एरिस्टिबुलस, नियार्कस, एनासीक्रिस्टस द्वारा जानकारी मिलती है। मेगास्थनीज को जिन्होंने अपनी इंडिका लिखी थी उससे, और मौर्योत्तर कालीन के जो प्लिनी, स्ट्रेबो, प्लूटार्क, जस्टिन और एरियन ने इनका उल्लेख किया है, ठीक है ना। प्लिनी, स्ट्रेबो, प्लूटार्क, जस्टिन, एरियन, तो इससे इनकी जानकारी मिली। मेगास्थनीज की इंडिका में बहुत सारे जानकारी वो क्या थे, जो सेल्पस निकेटर के क्या थे, राजदूत थे। 304 से 299 बीसी तक यहाँ पाटलिपुत्र में रहे। और जो मौर्य की जो नगर प्रशासन के बारे में यहाँ जानकारी मिलती है, उन्होंने बताया कि नगर प्रशासन 5 समितियों वाला जो है, सदस्यों वाला समितियाँ चलाती है, 6 समितियाँ, और वैसे ही सैन्य व्यवस्था भी सैन्य जो व्यवस्था है वैसे ही 5 सदस्यों वाला 6 समितियाँ ही सैन्य प्रशासन की विधिक है। लेकिन इन्होंने यहाँ अकाल और दास प्रथा के बारे में बताया कि हाँ नहीं होता है, और भारत में 7 जातियों के बारे में बताया जो पेशा पर आधारित है। उन्होंने थोड़ा सा इनके बारे में इनकी जो व्याख्या है इसको लेकर अकाल और दास प्रथा और इसको लेकर थोड़ा सा ये होता है, कटाक्ष होता है। और पुरातात्विक स्रोत में क्या मिलते हैं, अभिलेख जो होते हैं अशोक के पूर्व के अभिलेख, ठीक है ना। ये अभिलेख जो होते थे ना कहाँ, पहाड़ी पर, स्तंभ पर, कलश पर, ताम्र पर ऐसे उत्कीर्ण होते हैं, ठीक है ना। और इसके तहत 3 महत्वपूर्ण लेख आते हैं अशोक के पूर्व अभिलेख में। पिपरहवा लेख है, महास्थान लेख है और सौगौरा लेख, ठीक है ना। पिपरहवा लेख है, महास्थान लेख है, सौगौरा। पिपरहवा कहाँ है, बस्ती में। महास्थान कहाँ है, बोगरा, बांग्लादेश में। और सौगौरा कहाँ है, गोरखपुर यूपी में, ठीक है ना। ताम्रपत्र पर देखिए क्या है ना, ये जो है ना पहला जो पिपरहवा, यह लेख कलश पर उत्कीर्ण है और भारतीय उपमहाद्वीप में पहला पढ़े जाने वाला सबसे प्राचीन है। सबसे अभी तक जो कोई अभिलेख पढ़ा गया है ना वो सबसे प्राचीन है पिपरहवा का, ठीक है ना, बस्ती में है। और ये जो महास्थान और सौगौरा में है ना, ये दोनों में थोड़ा सा देखिए, इन दोनों में अकाल के समय मौर्य अधिकारियों को राहत करने के लिए निर्देश दिए गए हैं, ठीक है ना। इसमें कुछ ऐसा होनी चाहिए, ठीक है ना। ये अन्नागार का चित्र अंकित है सौगौरा में, ठीक है ना, क्योंकि राहत के लिए वो शायद हो सकता है अन्नागार बनाया है, ठीक है। अशोक के अभिलेख के बारे में हम लोग आगे जानेंगे। जो चूँकि पढ़े थे तो हमने देखा था कि अशोक के जो अभिलेख थे वो धर्म, जब अपना धर्म के फैलाव के लिए दूसरे तीसरे, अभी देखेंगे आगे, ठीक है आगे। फिर देखिए मौर्य शासक में चंद्रगुप्त जो 3 महत्वपूर्ण शासक है, चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है ना। और उसके बाद बिंदुसार और ये उनके पुत्र में अशोक, फिर उनके पुत्र दशरथ, ठीक है ना, पौत्र दशरथ, ठीक है ना। विजय एवं युद्ध, उन्होंने विजय किया चंद्रगुप्त मौर्य के साथ युद्ध हुआ था उनको, 1 मिनट। पश्चिमोत्तर समाज में अपना मतलब कि वो पश्चिमोत्तर भारत से ना कबायलियों की मदद से वो क्या करते हैं, जीते हैं, इसीलिए इसको इनके जो साम्राज्य को डाकुओं का गिरोह कहते थे, उनकी सेना को, ठीक है ना। विजय एवं युद्ध में 6 लाख की सेना थी इनके पास। जस्टिन कहता है कि उस चंद्रगुप्त द्वारा विजित क्षेत्र चंद्रगुप्त ने पुनः स्वतंत्र हो गया, ठीक है। तो जब वो जो सिकंदर ने पश्चिमोत्तर भारत में जो जीत लिया था ना, वो पुनः क्या होता, पुनः चंद्रगुप्त मौर्य ने अधिकार कर लिया। सेल्यूकस के साथ युद्ध हुआ जिसमें सेल्यूकस की हार हुई, ठीक है ना। उसके बाद उसके जो 4 क्षेत्र एरिया, जेड्रोसिया, अराकोसिया, ठीक है ना, और पेरोपोनिसदाई, ये क्या कर दिए, उसको 4 क्षेत्र क्या किए,
चंद्रगुप्त को फिर मिल गए, ठीक है ना, एरिया जेड्रोसिया राकोसी और पेरोपमिस था, ठीक है ना। चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिए है, ठीक है। ये राजकुमारी हेलेना से विवाह किया और जो उसने संधि हुआ था ना, पाटलिपुत्र को मेगास्थनीज पाटलिपुत्र दरबार में गया था, ठीक है ना। नीतियाँ क्या थी, उसको उदार विधिया थी और सारे धर्मों के प्रति सहिष्णु था, ठीक है ना। और खास बात है वो जैन धर्म का जैन धर्म को ज़्यादा में मानते थे। तो लास्ट में अपनी संलेखना विधि से उन्होंने श्रवण बेलगोला में अपना क्या कहते हैं उनकी मृत्यु हो गई, ठीक है। और जो गोमतेश्वर मूर्ति है श्रवण बेलगोला में, वो मध्यकाल में चामुंड राय द्वारा इसको बनाया गया था, ठीक है ना। 12 वर्ष में श्रवण बेलगोला जो कर्नाटक है वहाँ पर 12 वर्ष में एक त्यौहार मनाया जाता है जहाँ इसको बोला जाता है महामस्ती का अभिषेक, ठीक है ना। इसको त्यौहार को, ठीक है, इसे याद रखिए। बिंदुसार बैठता है 297 से 273 ईस्वी तक, ठीक रहता है। और वहाँ इसको अमित्रोचेटस कहा गया है और जो चंद्रगुप्त को सेंडोकोटस और एंडोकोटस कहा गया यूनानी लेखा में, ठीक है ना, इसको याद रखिएगा। और उसने इसके समय में कि विद्रोह हुए थे तक्षशिला में, जिसको अपने पुत्र अशोक और सुशेय को भेजा था और इसने दबा दिया था इजीली सारे विद्रोह को, ठीक है। वहाँ के लोग बोलते हैं कि हम शासक से ये क्या मतलब खिलाफ नहीं है, बल्कि जो हमारा अमात्य है, जो हमारा वहाँ का जो लोकल हेड होता था कुमार अमात्य जिसको बोलते थे, वो हमारा शोषण कर रहा है, ठीक है ना। ये इसको खिलाफ किया हो गया था और इसका विदेशी संबंध काफ़ी अच्छे थे, ठीक है ना। उसके बाद में सीरिया के जो एंटीओकस राजनयिक थे और टॉलमी फिलाडेल्फस मिस्र के जो शासक टॉलमी फिलाडेल्फस के साथ संबंध काफ़ी अच्छे थे, ठीक है ना। ये 3 चीज़ें मांगी थी, मीठी मदिरा सुफियान जीरा सोफिस्ट, लेकिन क्या हुआ कि दोनों को भेजा गया लेकिन उनको नहीं मिला, ठीक है ना। बिंदुसार आजीवक समुदाय का अनुयायी था, ठीक है। उसके दरबार में आजीवक को सम्मानजनक स्थान दिया गया, ठीक है ना। बिंदुसार के बाद जो रिक्त समय 273 से 269 के बीच में किसी कारणवश हुआ होगा, फिर जो जब अशोक बैठता है 269 ईस्वी में 272, ठीक है, 232 तक, ठीक है ना। और प्रारंभिक जीवन के अशोक के बारे में हम लोग देखें, ठीक है ना। जो अशोक को प्रारंभिक जीवन के बारे में पता चलता है कि वो अच्छे व्यक्ति नहीं थे। बहुत ग्रंथों में मिलता है उसका कामाशोक और चंडाशोक नाम उसका मिलता है और 9 भाइयों का वर्णन मिलता है, लेकिन कई सारे जो हैं उसका खंडन करते हैं क्योंकि कई अभिलेखों में उसके भाइयों का नाम उत्कीर्णित है। तो लेकिन कई लोग बोलते हैं कि ये हो सकता है क्योंकि राजगद्दी के लिए टसल हो सकता है, ठीक है ना। ये और उसमें गवर्नर बनने से पहले कहाँ का गवर्नर था, उज्जैनी का गवर्नर था, ठीक है ना, इसको याद रखना है, ठीक है ना। और राजतरंगिणी के अनुसार प्रारंभिक जीवन में वो भगवान शिव का उपासक था और कश्मीर में श्रीनगर की स्थापना की और बाद में वो फिर बौद्ध धर्म ग्रहण कर लेता है कलिंग युद्ध के 2.5 साल बाद, ठीक है ना। और 13वें कलिंग युद्ध का 13वें उसका शिलालेख में बृहद शिलालेख में उल्लेख है जिसमें 1 लाख लोग मारे गए थे, ठीक है ना। ये उसके बाद उसने सारे को धम्म नीति को अपने लाया, ठीक है ना। देखिए अभिलेख यहाँ 5 प्रकार का अभिलेख उसको मिलते हैं। बृहद शिलालेख जो 1 से उसकी संख्या 14 तक है, लघु शिलालेख चट्टानों पर मिलता है और बृहद स्तंभ लेख बड़े स्तंभों पर मिलता है, लघु स्तंभ लेख छोटे स्तंभों पर, ठीक है ना। और पृथक लेख धौली और चौगट से मिलता है, ठीक है ना, उसको याद रखना है। अशोक के समय में महत्वपूर्ण जानकारी थी कि अशोक जो है अशोक के 4 अभिलेख का मूल नाम मिलता है, ठीक है ना। उसका मास्की नित्तुर और उदयगोलम से और एक है गुर्जरा मास्की नित्तुर उदयगोलम कर्नाटक में और गुजरा एमपी में। अशोक का अभिलेख की भाषा क्या थी, प्राकृत यूनानी और अरामाइक। अशोक ने अभिलेखों में खुद का जो नाम है देवानाम प्रिय से उसको ये किया था, लिखा था। और पुत्र जो उसके दशरथ थे वो क्या लगाते, शासक तीस लगाते थे, ठीक है ना। जो सॉरी श्रीलंकाई जो शासक तीस थे ना, वो भी क्या इसके फॉलोअर हो गए, ठीक है ना। वो अपने नाम भी पर भी टाइटल देवनाम प्रिय लिखने लगे। लिपि उनकी थी क्या थी, ब्राह्मी यूनानी अरामाइक खरोष्टी, ठीक है। अशोक द्वारा तीसरे बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ लेकिन इसकी सूचना अपने अभिलेखों में कहीं भी नहीं दी, ठीक है ना। अशोक के उच्च पदों पर जनता के सभी वर्गों की नियुक्तियां की, भेदभाव नहीं किया, यहाँ तक कि यूनानियों तथा स्त्रियों का भी उच्च प्रदर्शन किया। उसमें सभी लोग वर्गों को ये था अशोक के समय में, ठीक है ना। काफ़ी मतलब मौर्य डायनेस्टी में सभी लोग एक बोले तो कहें तो सामाजिक जो व्यवस्था था वर्गों के भेदभाव का ऐसा बहुत था, कम था, ठीक है ना। बाकी जो पुरानी व्यवस्थाएं आ रही थी उसी चल ही रहा था सामाजिक व्यवस्था में, हमने देखा है। और यहाँ पहली बार इनको मिलता है कि वन्य जीव अभ्यारण्य पशु चिकित्सालय स्थापना की इन्हीं के बारे में मिलता है, अशोक ने करवाया था, ठीक है। 2.5 वर्ष बाद कलिंग युग के 2.5 वर्ष बाद उन्होंने ये बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। और अभिलेखों में धर्म को पालन के लिए जनता से कहता धर्म क्या है इसके बारे में उन्होंने वर्णन किया कि माता पिता की सेवा करनी चाहिए, दूसरा ब्राह्मण और श्रमणों की सेवा करनी चाहिए, तीसरा नौकरों और दासों से अच्छा व्यवहार, चौथा कारणों किसी दूसरे धर्म की निंदा नहीं करनी चाहिए और दूसरा जीव हिंसा से दूर रहना चाहिए और धन का संचय नहीं करना चाहिए मित्र भाई, ऐसा बारे में उन्होंने कहा, ठीक है ना। तो कहने का मतलब सारे धर्म को वो सार लिखा है। दूसरे स्तंभ में लिखते हैं कि वो धर्म क्या है और 7वें स्तंभ में उसका उत्तर है कि दया जाने सच्चे सोचवे साधवे च, ठीक है ना। ये उसके बारे में मिलता है आंसर, ठीक है ना। कहने का मतलब है कि उनके साथ व्यवहार करने के लिए मिलता है, ठीक है। वो सभी हैं जैन हिंदू जैसा नहीं, वो मानवतावादी बातें करते थे, इसीलिए सभी धर्मों का सार कहा जाता है उनकी जो नीति थी।
कारण क्या थे, तो राजनीतिक उद्देश्य, ठीक है ना, और इसके पीछे सामाजिक सांस्कृतिक एकीकरण था। अशोक एवं बौद्ध धर्म, अशोक बौद्ध धर्म को ये चूँकि स्वीकार किए, और धर्म प्रचारकों को भेजना, यात्रा करना, जुलूस निकालने के लिए इनकी मुख थे। उनको अशोक ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया था, और उसको प्रचार प्रसार के लिए भी काफ़ी ये किया था। अशोक से ना विदेशी संबंध, थोड़ा सा इनके बारे में देख लेते थे। इन्होंने सॉरी